नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पैसे और बैंकिंग की, कह सकते हैं, थोड़ी पेचीदा दुनिया में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ अर्थशास्त्र के नोट्स हैं और कोशिश ये रहेगी कि इन नोट्स से भारत की जो वित्तीय प्रणाली है उसकी ज़रूरी बातें निकालें, एकदम सरल अंदाज में। जी। कैसे ये सब काम करता है, असली खिलाड़ी कौन है इसमें, मतलब आरबीआई से लेकर छोटे माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स तक, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। तो चलिए इन नोट्स के जरिए एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया वो घूमता कैसे है और कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे मतलब रफ्तार देती हैं या फिर कंट्रोल करती हैं। सही। ये नोट्स हमें भारतीय बैंकिंग की जो बनावट है और उसका जो सफर रहा है उसकी काफी अच्छी झलक देते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं कहानी के, कह सकते हैं, मुख्य सूत्रधार से, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। हाँ, आरबीआई। नोट्स बताते हैं कि इसकी नींव हिल्टन यंग कमीशन 1926 की सिफारिश पर रखी गई थी और इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका का भी जिक्र है। जी हाँ। और ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मतलब कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में शुरू हुआ। अच्छा, कलकत्ता में। हाँ, हालांकि 2 साल बाद ही 1937 में मुख्यालय मुंबई आ गया। लेकिन जो असली बड़ा बदलाव था वो आया 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण। बिल्कुल। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका मतलब था कि अब भारत का केंद्रीय बैंक वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गया, जो देश की आर्थिक आजादी के लिए एक तरह से बड़ा कदम था। और इसका लोगो भी काफी दिलचस्प है, बाघ और ताड़ का पेड़। हाँ। लेकिन सिर्फ लोगो या इतिहास से आगे बढ़े तो असल बात तो इसके काम की है। ये करता क्या है आखिर? नोट्स में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जिक्र है। सही कहा। आरबीआई ही वो संस्था है जो इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सभी बैंकों पर, आप कह सकती हैं, नजर रखती है। ये बैंकों को लाइसेंस देती हैं, उनके लिए नियम बनाती हैं, जैसे वो सीआरआर और एसएलआर की दरें तय करना। सीआरआर, एसएलआर। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये नियम तय करते हैं कि बैंकों को कितना पैसा नकद या सुरक्षित निवेश में रखना जरूरी है। ओके। इससे आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल कर पाता है और बैंकों की स्थिरता भी बनी रहती है। ब्याज दरें तय करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हाँ, नोट छापने का काम भी तो आरबीआई करता है, ज्यादातर। लगभग सारे नोट। बस एक छोटा सा, कह सकते हैं, अपवाद है 1 रुपए का नोट। अच्छा, हाँ। वो वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के नहीं। ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट है। हाँ, ये बात है। अच्छा, नोट्स में एक और शब्द है, फियाट मनी। ये क्या चीज है? आजकल तो सारा पैसा शायद यही है। बिल्कुल। फियाट मनी वो करेंसी होती है जिसका खुद का कोई मतलब आंतरिक मूल्य नहीं होता, जैसे पहले सोने या चांदी का होता था। इसका मूल्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि ये कानूनी रूप से मान्य है, लीगल टेंडर है और लोग इस पर भरोसा करते हैं। आज दुनिया की लगभग सारी मुद्राएं फियाट मनी ही है। ठीक है। इसी तरह प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट डेबिट कार्ड और हॉट मनी जैसे शब्द भी नोट्स में है। हॉट मनी वो पैसा होता है जो जल्दी मुनाफे की तलाश में तेजी से एक देश से दूसरे देश या एक बाजार से दूसरे बाजार में घूमता रहता है। आरबीआई की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। नोट्स में से बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता भी कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे हम अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं ना, हाँ। वैसे ही बैंक अपनी जरूरतों के लिए, जैसे उधार लेने या पैसे जमा करने के लिए, आरबीआई के पास जाते हैं। इसीलिए ये बैंकों का बैंक है। अच्छा। और अंतिम ऋणदाता मतलब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि अगर कोई बैंक किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए और उसे कहीं और से पैसा ना मिले तो आरबीआई आखिरी उम्मीद के तौर पर उसकी मदद कर सकता है। ये बैंकिंग सिस्टम में भरोसे को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। और वो 1999 की क्लीन नोट पॉलिसी का भी जिक्र है नोट्स में। ये शायद हम सबके अनुभव से ज्यादा जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल। इसका मकसद था कि लोगों को अच्छी क्वालिटी के साफ सुथरे नोट मिलें और जो गंदे कटे फटे नोट हैं वो चलन से बाहर किए जाएं। इससे न सिर्फ लेन देन आसान होता है बल्कि जाली नोटों को पहचानने में भी मदद मिलती है और करेंसी पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। तो आरबीआई तो हो गया एक तरह से नियमों का निर्माता और सिस्टम का रखवाला। अब मैदान के खिलाड़ियों को देखते हैं, यानी हमारे बैंक। हाँ, बैंक। नोट्स कहते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची के आधार पर इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है,
शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, क्या फर्क है इनमें? मुख्य फर्क नियमों के पालन का है और आरबीआई से मिलने वाली सुविधाओं का। ज्यादातर बैंक जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है वो शेड्यूल्ड बैंक ही हैं। अच्छा। इन्हें आरबीआई के कड़े नियमों का पालन करना होता है, लेकिन बदले में इन्हें आरबीआई से जरूरत पड़ने पर उधार लेने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक बहुत कम है और उन पर ये नियम उस तरह लागू नहीं होते, पर उन्हें आरबीआई से सीधी मदद भी नहीं मिलती। शेड्यूल्ड बैंकों में भी कई तरह के बैंक हैं, जैसा नोट्स में बताया गया है। कमर्शियल, कोऑपरेटिव, पब्लिक, प्राइवेट, विदेशी, ये सब क्या है? हाँ, काफी कैटेगरीज हैं। शेड्यूल्ड बैंकों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक, जिनका मुख्य मकसद होता है मुनाफा कमाना, ठीक है। और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक। ये अक्सर आपसी सहयोग के सिद्धांत पर चलते हैं। इनके मालिक काफी हद तक इनके सदस्य या जमाकर्ता ही होते हैं और इनका फोकस मुनाफे से ज्यादा सदस्यों की सेवा पर होता है। ओके। फिर कमर्शियल बैंकों में भी 2 तरह के हो गए। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक, जैसे एसबीआई, पीएनबी। हाँ बिल्कुल। नोट्स में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों का जिक्र है और दूसरे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा। प्राइवेट में भी कुछ भारतीय हैं और कुछ विदेशी बैंक हैं, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी, जिनकी शाखाएं भारत में हैं। भारत में बैंकिंग का इतिहास भी काफी पुराना है। नोट्स में 1770 के बैंक ऑफ हिंदुस्तान से लेकर एसबीआई बनने तक का सफर बताया गया है। बड़ा दिलचस्प है। हाँ, काफी लंबा सफर रहा है ये। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला था, फिर आए प्रेसिडेंसी बैंक्स कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। हाँ। ये तीनों मिलकर 1921 में बने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और आजादी के बाद 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बनाया गया, जो आज देश का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन पहला पूरी तरह से भारतीय मालिकाना हक वाला बैंक कौन सा था? नोट्स में इलाहाबाद बैंक का नाम है, 1865। सही, वो पहला था जिसका स्वामित्व पूरी तरह भारतीयों के पास था। और फिर आया बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा दौर, 1969 और 1980। जी, 1969 में 14 बड़े बैंकों का और 1980 में 6 और बैंकों का। इसका मकसद था कि बैंकिंग सेवाएं सिर्फ शहरों और बड़े लोगों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि आम आदमी और गांव देहात तक पहुंचे और देश के विकास में बैंकों की भूमिका बढ़ाई जाए। ये उस समय की एक तरह से समाजवादी सोच का भी नतीजा था। ये राष्ट्रीयकरण तो बहुत बड़ा कदम था, लेकिन क्या इससे बैंकिंग वाकई गांव तक पहुंच पाई? शायद इसीलिए रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज की जरूरत महसूस हुई होगी। बिल्कुल, ये महसूस किया गया कि जो बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं वो शायद पूरी तरह से ग्रामीण जरूरतों पर फोकस नहीं कर पा रहे। हाँ, इसीलिए 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर आरआरबीज की शुरुआत हुई। पहला आरआरबी प्रथम ग्रामीण बैंक मुरादाबाद यूपी में खोला गया। अच्छा, मुरादाबाद में? हाँ, इनका खास मकसद ही था कि छोटे किसान, मजदूर, ग्रामीण कारीगर, इनको लोन और दूसरी बैंकिंग सुविधाएं मिलें। इनकी बनावट भी थोड़ी अलग है। नोट्स के मुताबिक 50% हिस्सा केंद्र सरकार का, 35% किसी बड़े स्पॉन्सर बैंक का और 15% राज्य सरकार का। ये दिलचस्प है। हाँ, ये स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है। लेकिन इन्हें कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई या कोई और? यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, इनके लिए जो नियम कानून है, रेगुलेशन, वो तो आरबीआई ही बनाता है, जैसे बाकी बैंकों के लिए। ठीक है। लेकिन इनके रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखना, उनका मार्गदर्शन करना, मतलब सुपरविजन, ये काम नाबार्ड करता है। अच्छा, नाबार्ड? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आरआरबीज का मुख्य फोकस कृषि और ग्रामीण विकास है, जो नाबार्ड का भी मुख्य कार्य क्षेत्र है। तो आरबीआई बड़े नियम बनाता है और नाबार्ड जमीनी स्तर पर निगरानी रखता है। अच्छा, तो अब नाबार्ड पर आते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नोट्स बताते हैं कि ये 1982 में बना, शिवरामन समिति की सिफारिश पर, और मुख्यालय मुंबई में है। इसकी क्या भूमिका है फिर? नाबार्ड, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। ये सीधे किसानों या आम लोगों को पैसा नहीं देता? नहीं देता। नहीं, सीधे नहीं, बल्कि ये आरआरबीज, सहकारी बैंकों और दूसरी संस्थाओं को पैसा देता है, जिसे पुनर्वित्त या रीफाइनेंस कहते हैं, ताकि वो आगे ग्रामीण क्षेत्रों में लोन बांट सके। ओके। ये उन बैंकों का पर्यवेक्षण भी करता है। हाँ। और जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड (पीएम-केसीसी) या रुपे किसान कार्ड,
इनको जमीन पर उतारने में भी नाबार्ड की अहम भूमिका है। इसने कुछ पहले भी शुरू किए हैं, नोट्स में जिक्र है ई शक्ति और एलडीपी। ये क्या है? ई शक्ति जो है वो स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजीज के खातों को डिजिटल बनाने की पहल है। अच्छा। ताकि उनके लेन देन में पारदर्शिता आए और उन्हें बैंकों से लोन मिलना आसान हो जाए। और LEDP यानी आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्किल ट्रेनिंग देकर छोटे मोटे उद्योग या व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। नाबार्ड के अलावा नोट्स में सिडबी, NHB, सेबी और IRDI का भी जिक्र है। ये सब क्या करते हैं संक्षेप में? ये सब अपने अपने खास क्षेत्र के रेगुलेटर या फिर विशेष वित्तीय संस्थान हैं। जैसे सिडबी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, वो छोटे उद्योगों यानी MSMEs को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखता है और होम लोन सेक्टर को विकसित करने में मदद करता है। सेबी तो हम जानते हैं, शेयर बाजार का रेगुलेटर है, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। हाँ, सेबी तो काफी चर्चा में रहता है। बिल्कुल। और IRDI बीमा कंपनियों को रेगुलेट करता है ताकि पॉलिसी धारकों के साथ धोखा ना हो। तो ये सब मिलकर वित्तीय बाजार के अलग अलग हिस्सों को संभालते हैं। सेबी के बारे में एक रोचक बात नोट्स में लिखी है कि इसकी वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पहली महिला और पहली गैर IAS अध्यक्ष भी हैं। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि अब इन महत्वपूर्ण संस्थानों के शीर्ष पदों पर विविध पृष्ठभूमि के विशेषज्ञ भी आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। ये तो हुई बड़ी संस्थाओं की बातें, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो शायद अभी भी पारंपरिक बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं? नोट्स में माइक्रो फाइनेंस का जिक्र है, क्या ये उसका जवाब है? हाँ, काफी हद तक। माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त का मकसद ही यही है कि जो कम आय वाले लोग हैं, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, उन तक छोटी छोटी वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जाएं। माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी MFIs ऐसे लोगों या समूहों को छोटे लोन देते हैं, अक्सर बिना किसी गारंटी के, मतलब कोलैटरल फ्री। हाँ। और कम अवधि के लिए। बिना गारंटी के? हाँ, ज्यादातर। नोट्स में 3 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों का जिक्र है जिन्हें ये सेवा मिल सकती है। ये सिर्फ लोन नहीं बल्कि बचत, बीमा जैसी सेवाएं भी देते हैं। मकसद है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सबको वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। इसके पीछे बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस और उनके ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट तो काफी प्रेरणादायक रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल। भारत में भी सेवा बैंक जैसे शुरुआती प्रयास हुए अहमदाबाद में 1974 में। हाँ, और भारत में इसके कई मॉडल काफी सफल हुए हैं। सबसे आम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, यानी स्वयं सहायता समूह। SHGs, हाँ। इसमें 10-20 लोग, खासकर महिलाएं, मिलकर छोटी छोटी बचत करती हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को या समूह को बैंक से लोन मिलता है। दूसरा है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, JLG, जिसमें 4-10 लोग मिलकर किसी छोटे कारोबार के लिए लोन लेते हैं और जिम्मेदारी सबकी होती है। अच्छा। और नाबार्ड ने SHGs को बैंकों से जोड़ने में, वो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम था 1992 का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसी से जुड़ी मुद्रा योजना भी तो है 2015 वाली। नोट्स में शिशु, किशोर, तरुण लोन का जिक्र है। हाँ, मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये सीधे लोन नहीं देती, ये भी एक तरह की रीफाइनेंस एजेंसी है। अच्छा, ये भी सीधे नहीं देती? नहीं, ये बैंकों और MFIs को पैसा देती है ताकि वो छोटे गैर कृषि व्यवसायों को लोन दे सकें। इसमें 3 कैटेगरीज हैं लोन की। शिशु लोन 50,000 रुपये तक का होता है, नया काम शुरू करने वालों के लिए। किशोर 50,000 से 5 लाख तक का, जो थोड़ा स्थापित काम को बढ़ाने के लिए है। और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का। नोट्स के अनुसार इसे हाल ही में 20 लाख तक बढ़ाया गया है। 20 लाख तक? हाँ, ये और बड़े स्तर पर जाने के लिए है। इसका मकसद है छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन मुहैया कराना। यानी कोशिश ये है कि कोई भी पैसों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। अब एक आखिरी चीज पर आते हैं जो नोट्स में है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs। हाँ, NBFCs। नाम से लगता है ये बैंक नहीं है, पर काम फाइनेंस का करती हैं। ये क्या है और बैंकों से कैसे अलग है? ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। NBFCs जो हैं वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, जबकि बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। ठीक है। NBFCs लोन दे सकती हैं, निवेश कर सकती हैं, लीजिंग, हायर परचेज जैसे काम कर सकती हैं।
जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब एनबीएफसीज हैं। लेकिन ये बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, मतलब हमारे बचत या चालू खाते जैसे डिपॉजिट जिनसे हम जब चाहे पैसा निकाल सकें। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, ये बड़ा फर्क है। ये टर्म डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो ले सकती हैं, पर उन पर बैंकों की तरह डिपॉजिट इंश्योरेंस की गारंटी नहीं होती। तो फिर लोग इनके पास क्यों जाते हैं? कई बार एनबीएफसीज उन क्षेत्रों में या उन ग्राहकों को लोन देने में ज्यादा लचीली होती हैं जिन्हें शायद बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आए। इनकी प्रक्रियाएं कई बार तेज होती हैं। कुछ खास तरह के लोन में, जैसे गोल्ड लोन हो गया या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इनमें एनबीएफसीज की बड़ी हिस्सेदारी है। इन्हें भी आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन इनके लिए सीआरआर, एसएलआर जैसे नियम बैंकों जितने कड़े नहीं होते। नोट्स में एनबीएफसी, एमएफआई का भी जिक्र है। ये कोई खास तरह की एनबीएफसी है? हाँ, ये वो एनबीएफसी हैं जिनका मुख्य काम ही माइक्रो फाइनेंस लोन देना है। इनके लिए शर्त है कि इनके कुल लोन का या कहें कुल एसेट्स का कम से कम 85% हिस्सा माइक्रो फाइनेंस के तय मानकों के अनुसार होना चाहिए। ओके। ये मलेगाम समिति की 2010 की सिफारिशों के बाद ज्यादा व्यवस्थित हुई, ताकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को रेगुलेट किया जा सके और ग्राहकों के हितों की भी रक्षा हो। एक और चीज जो कभी-कभी कंफ्यूज करती है वो है पेमेंट बैंक्स। ये एनबीएफसीज नहीं है। अच्छा, पेमेंट बैंक अलग है। हाँ, ये एक तरह के नए बैंक हैं, पर सीमित अधिकारों के साथ। ये 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट ले सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ये लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो इनका फोकस पेमेंट पर है। बिल्कुल, इनका फोकस पेमेंट्स और रेमिटेंसेस पर है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत में हमने नोट्स के जरिए भारतीय वित्तीय सिस्टम की एक काफी, कह सकते हैं, विस्तृत तस्वीर देखी। हाँ, काफी कुछ कवर हुआ। शुरुआत आरबीआई से हुई, जो सबका रेगुलेटर है। फिर हमने बैंकों का पूरा जाल देखा, सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, सहकारी और ग्रामीण बैंक भी। फिर नाबार्ड, सेबी, आईडीएआई जैसे विशेष खिलाड़ी आए। और आखिर में हमने माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसीज के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिशों को समझा जो शायद मुख्य धारा से थोड़े दूर थे। बिल्कुल, और ये साफ है कि ये एक बहुस्तरीय, मल्टी लेयर्ड और लगातार बदलता हुआ सिस्टम है। एक तरफ बड़े कॉर्पोरेट लोन्स हैं, तो दूसरी तरफ एक एसएचजी को मिलने वाला छोटा सा लोन भी है। सही। एक तरफ सख्त रेगुलेशन है, तो दूसरी तरफ नए तरह के संस्थानों जैसे पेमेंट बैंक या फिनटेक कंपनीज, इनके लिए जगह बनाने की कोशिश भी दिखती है। लक्ष्य दोहरा लगता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विकास यात्रा में शामिल करना। हर हिस्से की अपनी अहमियत है। सही कहा। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। नोट्स तो वर्तमान व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जिस तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी और फिनटेक आ रहे हैं, हाँ, वो तो है। क्या ये पूरी तस्वीर भविष्य में बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगी? क्या ये पारंपरिक बैंक, एनबीएफसीज, एमएफआईज वैसे ही रहेंगे, या इनका रूप, इनका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा? ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाला कल इस पूरी संरचना के लिए क्या लेकर आ रहा है। नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र के एक, कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। मौद्रिक नीति, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे पास कुछ इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं और आज का हमारा मिशन है ये समझना कि हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई कैसे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्यों करता है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, महंगाई पर, इंटरेस्ट रेट्स पर, हमारी नौकरियों पर। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये सरकार की पॉलिसी, जिसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, उससे कैसे अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मौद्रिक नीति आखिर है क्या, एकदम आसान शब्दों में अगर समझना हो तो। आसान शब्दों में कहें तो ये आरबीआई का तरीका है, उसके टूल्स हैं जिससे वो इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई, मतलब कितना पैसा सिस्टम में है, और पैसे की कॉस्ट यानी ब्याज दरें, इनको कंट्रोल करता है। और ये भी कि बैंकों से लोन मिलना कितना आसान या मुश्किल होगा। मकसद क्या है? इकोनॉमी में स्थिरता बनाए रखना। स्थिरता मतलब न तो बहुत ज्यादा महंगाई हो कि चीजें बहुत महंगी हो जाएं, और नहीं ऐसी मंदी कि ग्रोथ रुक जाए, तो एक बैलेंस बनाना। अच्छा, और आपने शुरू में फिस्कल पॉलिसी का जिक्र किया था, वो इससे अलग कैसे? ये कंफ्यूजन काफी होता है। हाँ, होता है।
देखिए, फिस्कल पॉलिसी जो है वो सरकार चलाती है अपने बजट के जरिए, जैसे टैक्स कम करना या बढ़ाना, सरकारी खर्च कहाँ होगा, किस योजना में पैसा लगेगा, सब्सिडी देना, एमएसपी तय करना, ये सब सरकार के काम है। ओके। जबकि मौद्रिक नीति ये पूरी तरह से आरबीआई का डोमेन है। मतलब मनी सप्लाई और ब्याज दरें, दोनों का लक्ष्य तो इकोनॉमी को ठीक रखना ही है, पर तरीके और जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। समझ गया। तो भारत में ये मौद्रिक नीति बनाता कौन है? मतलब ये फैसले कौन लेता है? आरबीआई गवर्नर अकेले? नहीं, इसके लिए एक कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC। ये उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर बनी थी। इसमें जहां तक मुझे याद है 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर? कौन कौन? हाँ, 6। 3 आरबीआई से होते हैं गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक और अधिकारी जिसे आरबीआई बोर्ड नॉमिनेट करता है। और बाकी 3 मेंबर सरकार नियुक्त करती है। ये आमतौर पर जानी मानी इकोनॉमिस्ट या फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, तो मतलब आरबीआई और बाहरी एक्सपर्ट्स का एक मिला-जुला ग्रुप है ये। बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। जी बिल्कुल, यही मकसद है। तो अब ये पॉलिसी काम कैसे करती है, ये समझने के लिए शायद हमें थोड़ा बैंकों के काम करने का तरीका समझना होगा। नोट्स में NDTL, CRR, SLR जैसी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, बैंकों का रोल इसमें सेंट्रल है। देखिए, बैंकों के पास जो भी टोटल पैसा जमा होता है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में या FDRD में, उसको मिलाकर कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, NDTL। NDTL, ठीक है। अब आरबीआई कहता है कि भाई इस पूरे पैसे का एक हिस्सा आपको रिजर्व में रखना होगा। आप सारा पैसा लोन में नहीं दे सकते हैं। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो? हाँ, ये NDTL का वो परसेंटेज है जो बैंकों को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कंपल्सरी है ये। आरबीआई के पास मतलब बैंक के अपने पास नहीं, आरबीआई के पास। और सबसे जरूरी बात, इस पैसे पर बैंकों को आरबीआई से कोई ब्याज नहीं मिलता। ये पैसा एक तरह से लॉक हो जाता है। नोट्स के हिसाब से ये अभी 4% के आसपास है। ओहो, 4% पैसा बिना ब्याज के रखना पड़ता? ठीक है। और दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? जी, ये भी NDTL का एक हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास ही रखना होता है। लेकिन कैश के अलावा इसे वो गोल्ड में या फिर सरकारी बॉन्ड्स, मतलब G-SECs जैसी सेफ और लिक्विड एसेट्स में रख सकते हैं। लिक्विड एसेट्स? जी, मतलब? लिक्विड मतलब जिसे आसानी से और जल्दी कैश में बदला जा सके। जैसे कैश तो सबसे लिक्विड है ही, सोना भी जल्दी बिक जाता है, सरकारी बॉन्ड भी, लेकिन जैसे प्रॉपर्टी है उसे बेचने में टाइम लगता है, तो वो कम लिक्विड हुई। अच्छा, समझ गया। तो SLR में रखी चीजों पर बैंक कमा सकते हैं, जैसे बॉन्ड पर ब्याज? हाँ बिल्कुल, SLR वाली एसेट्स पर उन्हें रिटर्न मिलता है। ये अभी करीब 18% है। तो CRR और SLR मिलाकर लगभग 22% पैसा तो बैंकों का ब्लॉक हो गया एक तरह से। और नोट्स में एक और बात थी कि NBFCs और माइक्रो फाइनेंस वालों को CRR, SLR नहीं रखना पड़ता। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। NBFCs और NBFC MFIs पर ये नियम लागू नहीं होते। इससे उनके ऑपरेशंस और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है बैंकों के मुकाबले। ये तो काफी बड़ा एडवांटेज लगता है उनके लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो CRR, SLR तो हो गए, लेकिन आरबीआई के पास और भी हथियार होंगे मनी सप्लाई कंट्रोल करने के। नोट्स में मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों का जिक्र है। हाँ, यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। आरबीआई के पास कई और पावरफुल टूल्स हैं। पहले बात करते हैं मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव टूल्स की। ये वो टूल्स हैं जो सीधे सीधे सिस्टम में पैसे की मात्रा पर असर डालते हैं। मतलब पैसे का वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हैं। जैसे एक है बैंक रेट। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देता है, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे। बिना गिरवी रखे? हाँ, ये अभी शायद 6.50% के करीब है। रेपो रेट से ज्यादा होता है, पर आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। अब फोकस रेपो रेट पर है। हाँ, रेपो रेट, ये तो रोज सुनते हैं हम। ये क्या है और बैंक रेट से कैसे अलग है? रेपो रेट आज के टाइम में आरबीआई का सबसे बड़ा हथियार है। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को बहुत छोटी अवधि, मतलब अक्सर सिर्फ एक रात के लिए लोन देता है। लेकिन इसमें बैंकों को सरकारी बॉन्ड्स G-SECs गिरवी रखने पड़ते हैं। रेपो का मतलब ही है
रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। बैंक वादा करते हैं कि वो अगले दिन या तय समय पर ये बॉन्ड वापस खरीद लेंगे। अच्छा, तो ये शॉर्ट टर्म है और सिक्योरिटीज के बदले मिलता है। अभी कितना है? अभी ये 6.25% के आसपास है। जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसा कम करना है, महंगाई रोकनी है, तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है। बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है। और फिर बैंक भी आगे लोन महंगा कर देते होंगे। बिल्कुल, उसका असर फिर होम लोन, कार लोन सब पर पड़ता है। और इसका उल्टा भी होता है। उल्टा मतलब? रिवर्स रेपो रेट। हाँ, रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट है जो आरबीआई बैंकों को तब देता है जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा जो उनके पास बच गया है आरबीआई के पास जमा करते हैं। अगर बाजार में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर बैंकों को इनकरेज करता है कि पैसा हमारे पास रखो, हम अच्छा ब्याज देंगे। इससे सिस्टम से पैसा कम होता है। तो रेपो रिवर्स रेपो एक तरह का चैनल बन गया जिसके बीच बाकी रेट्स रहते हैं। नोट्स में इन्हें मिला के LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा गया है। सही पकड़ा, LAF यही है। आरबीआई रोज इसके जरिए सिस्टम में लिक्विडिटी को मैनेज करता है। पर एक और बहुत बड़ा टूल है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जी, खुले बाजार के परिचालन। इसमें आरबीआई सीधे ओपन मार्केट में सरकारी बॉन्ड्स G-SECs खरीदता या बेचता है। ये LAF से अलग है क्योंकि ये सीधे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ होता है, सिर्फ बैंकों के साथ नहीं। अगर महंगाई ज्यादा है तो आरबीआई मार्केट में G-SECs बेचेगा। लोग और बैंक बॉन्ड खरीदेंगे, पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, सिस्टम में पैसा कम। और अगर मंदी है तो आरबीआई मार्केट से G-SECs खरीदेगा। वो लोगों और बैंकों को पैसा देगा और बॉन्ड ले लेगा। इससे सिस्टम में पैसा बढ़ेगा, लोन सस्ता होगा, डिमांड बढ़ेगी। ये बहुत पावरफुल टूल है। ये तो काफी डायरेक्ट तरीका है पैसा डालने या निकालने का। एक और चीज थी नोट्स में, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हाँ, MSF, इसे आप बैंकों के लिए एक इमरजेंसी विंडो समझ सकते हैं। अगर किसी बैंक को अचानक बिल्कुल रातों रात पैसे की जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए CRR या SLR मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, तो वो MSF के तहत आरबीआई से लोन ले सकता है। अच्छा, इमरजेंसी के लिए? हाँ, ये लोन उनके टोटल जमा यानी NDTL के 2% तक हो सकता है। इसका रेट रेपो रेट से भी ज्यादा होता है, अभी बैंक रेट के बराबर यानी 6.5%। और इसमें वो अपने SLR वाले G-SECs भी गिरवी रख सकते हैं। बाप रे, कितने सारे रेट्स हैं। CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, इन सब से आरबीआई पैसे की सप्लाई को फाइन ट्यून करता है। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट था नोट्स में, मनी मल्टीप्लायर। ये क्या चीज है? मनी मल्टीप्लायर, हाँ, ये दिखाता है कि बैंकिंग सिस्टम शुरुआत में जमा हुए पैसे से कितना गुना ज्यादा पैसा क्रिएट कर सकता है। सोचिए आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए। अगर CRR 10% है तो बैंक 10 रुपए रखकर 90 रुपए लोन दे सकता है। वो 90 रुपए जिससे मिले वो उसे खर्च करेगा या बैंक में जमा करेगा। मान लीजिए जमा हुए तो बैंक उसका 10% यानी 9 रुपए रखकर 81 रुपीस फिर लोन दे देगा। अच्छा, ये चेन चलती रहती है। हाँ, ये प्रोसेस चलता रहता है और शुरू के 100 रुपए से इकोनॉमी में कई गुना ज्यादा पैसा बन जाता है। नोट्स में लिखा है कि मनी मल्टीप्लायर CRR का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। MM इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 CRR। मतलब अगर आरबीआई ने CRR बढ़ाया तो बैंकों की लोन देने की ताकत कम हो जाएगी और मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कम हो जाएगा। पैसा कम बनेगा। ओहो, तो CRR का असर सिर्फ रिजर्व पर नहीं बल्कि पैसा बनने की पूरी प्रक्रिया पर पड़ता है। कमाल है। ये तो हुए क्वांटिटेटिव टूल्स। अब वो दूसरे वाले गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव टूल्स क्या हैं? नोट्स में उनका भी जिक्र था। हाँ, क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव टूल्स ये पैसे की मात्रा के बजाय उसके फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन मतलब आरबीआई ये चाहता है कि पैसा कुछ जरूरी सेक्टर्स में जाए और कुछ गैर जरूरी या स्पेक्युलेटिव सेक्टर्स में कम जाए। जैसे एक तरीका है क्रेडिट रैशनिंग। आरबीआई बैंकों को कह सकता है कि भाई इस खास सेक्टर, मान लीजिए रियल एस्टेट या पर्सनल लोन, इसमें एक लिमिट से ज्यादा लोन मत देना। अच्छा, कोर्ट पारा तय कर देना एक तरह से। हाँ, फिर है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। अगर लोग कार, फ्रिज, टीवी पे बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई इन लोन्स की शर्तें सख्त कर सकता है, जैसे डाउन पेमेंट बढ़ा दो या किश्तें कम कर दो। वैसे डिमांड कम होगी। बिल्कुल।
तीसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में बदलाव। जब आप लोन लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी जमा करते हैं। बैंक उसकी वैल्यू का 100% लोन नहीं देता, कुछ मार्जिन रखता है। आरबीआई इस मार्जिन को बदल सकता है, जैसे खेती के लोन के लिए मार्जिन कम कर दे ताकि आसानी से मिले, और मान लीजिए शेयर खरीदने के लिए लोन पर मार्जिन बढ़ा दे ताकि लोग कम लोन लें। ये तो काफी टारगेटेड तरीका हुआ। हाँ, और चौथा है मॉरल सुएशन, यानी नैतिक दबाव। इसमें आरबीआई कोई नियम नहीं बदलता, बस बैंकों को बुलाकर समझाता है, सलाह देता है या गाइडलाइन जारी करता है कि भाई इस तरह की उधारी से बचो या इस सेक्टर को ज्यादा लोन दो। एक तरह की पर्सुएजन टेक्निक है ये। इंटरेस्टिंग। तो ये ज्यादा नुकीले हथियार हैं जो किसी खास जगह पर असर डालते हैं। अच्छा, एक और चीज, आरबीआई जब पॉलिसी अनाउंस करता है तो एक स्टांस की बात होती है, हॉकिश है, डोविश है, ये क्या होता है? हाँ, स्टांस या रुख, ये बेसिकली आरबीआई का मूड या इरादा बताता है कि वो आने वाले टाइम में पॉलिसी को लेकर क्या सोच रहा है। मोटे तौर पर 2 मेन स्टांस होते हैं। पहला है हॉकिश, बाज की तरह। हॉकिश मतलब सख्त। बिल्कुल, जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है और आरबीआई का मेन फोकस महंगाई को कंट्रोल करना होता है तो वो हॉकिश स्टांस अपनाता है। इसका मतलब है कि वो आगे चलकर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने या लिक्विडिटी कम करने के मूड में है। ओके, और दूसरा? डोविश। हाँ, डोविश फाख्ता की तरह नरम। ये तब होता है जब इकोनॉमी सुस्त हो, ग्रोथ कम हो और आरबीआई का फोकस ग्रोथ को सपोर्ट करना होता है। डोविश स्टांस का मतलब है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स घटाने या लिक्विडिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकता है ताकि लोन सस्ता हो और इकोनॉमी में जान आए। और कभी-कभी न्यूट्रल भी होता है। हाँ, न्यूट्रल का मतलब है कि आरबीआई अभी वेट एंड वॉच मोड में है और जरूरत के हिसाब से रेट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। समझ गया। तो हॉकिश मतलब महंगाई पे फोकस, डोविश मतलब ग्रोथ पे फोकस। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये मौद्रिक नीति एक बहुत ही जटिल और पावरफुल मैकेनिज्म है। सीआरआर, एसएलआर, रेपो, एमओ जैसे बड़े हथियारों से लेकर मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे छोटे नुकीले औजारों तक आरबीआई इनका इस्तेमाल करके इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। एकदम सही। और ये सारे फैसले लेना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हर कदम का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। हमारी सेविंग्स, हमारी ईएमआई, बिजनेस के लिए लोन, सब कुछ इससे जुड़ा है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये अकेले काम नहीं करती। सरकार की फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में तालमेल होना बहुत जरूरी है, तभी देश के आर्थिक लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए क्या सवाल छोड़ें? कुछ दिलचस्प, हाँ, एक सोचने वाली बात है जो नोट्स में भी थी। हम देखते हैं कि फेस्टिव सीजन में, जैसे दिवाली वगैरह पर, लोग बैंकों से कैश ज्यादा निकालते हैं, खर्च के लिए, गिफ्ट्स के लिए। इससे क्या होता है कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो, मतलब लोगों के हाथ में कैश और बैंक डिपॉजिट का अनुपात बढ़ जाता है। लोग कैश ज्यादा रखते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो सवाल ये है कि लोगों के इस बदलते व्यवहार का, मतलब ज्यादा कैश होल्ड करने का, मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन पर, यानी आरबीआई के कदमों के असर पर क्या फर्क पड़ता होगा? क्या इससे पॉलिसी का असर कम हो जाता है और आरबीआई इस शॉर्ट टर्म लेकिन रेगुलर पैटर्न को अपनी कैलकुलेशन में कैसे एडजस्ट करता होगा? ये दिखाता है कि पॉलिसी बनाना सिर्फ रेट तय करना नहीं है, लोगों का व्यवहार भी समझना पड़ता है। वाकई दिलचस्प सवाल है। सोचने वाली बात है कि इन त्योहारी उतार चढ़ावों को आरबीआई कैसे मैनेज करता होगा। नमस्कार। आज का हमारा विषय है पैसा और बैंकिंग की दुनिया। हमारे पास अर्थशास्त्र पर कुछ नोट्स हैं और आज हम इनमें थोड़ी गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पैसा असल में है क्या, अर्थव्यवस्था में ये घूमता कैसे है और हमारी बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है। खासकर कुछ जरूरी पहलू देखेंगे। हाँ, नमस्कार। ये विषय ना ऊपर से जितना सीधा लगता है, अंदर से उतना ही, आप कह सकते हैं, पेचीदा और दिलचस्प है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब पैसे के काम क्या हैं, फिर ये समझेंगे कि हम और आप इसे रखते क्यों हैं अपने पास, फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में कितने तरह का पैसा है ना, और फिर वो जो बैंकों की सेहत से जुड़े मुद्दे हैं जैसे एनपीए और अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे वो बेसल नॉर्म्स, उन पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम पहली सीढ़ी से। पैसा है क्या चीज? नोट्स में प्रोफेसर वॉकर का एक जिक्र है, पैसा वो है जो पैसे का काम करे। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान है, पर ये काम है क्या असल में? पर चीज की कीमत हम पैसे में ही तो आंकते हैं। जैसे ये फोन इतने का, वो किताब उतने की। इससे क्या होता है कि तुलना करना आसान हो जाता है।
वरना सोचिए 1 किलो गेहूं के बदले कितने सेब, मुश्किल हो जाता। सही बात है। और तीसरा? तीसरा है मूल्य का भंडार। मतलब आप आज जो कमाते हैं उसे बचाकर रख सकते हैं और बाद में कल, परसों या सालों बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपनी कीमत यानी खरीदने की ताकत को काफी हद तक संभाल कर रखता है। लेकिन एक मिनट, आजकल के जो नोट हैं उनका तो अपना कोई मूल्य नहीं होता, जैसे पहले सोने चांदी के सिक्कों का होता था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर चौथा काम, ये कह लें पहलू समझना जरूरी है, वो है इसका भरोसा और स्वीकार्यता, और साथ में सुवाह्यता और टिकाऊपन भी। पुराने जमाने में सिक्के सोने चांदी के थे, उनका अपना मूल्य था, पिघला दो तो भी कीमत है। पर आज का नोट या डिजिटल पैसा, इसका मूल्य सरकार के वादे पर और हम सबके आपसी भरोसे पर टिका है कि हाँ ये चलेगा। हाँ, ये भरोसे वाली बात तो है। और साथ ही इसे आसानी से जेब में रखना, कहीं भी ले जाना और इसका जल्दी खराब ना होना, ये भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। अच्छा, नोट्स में एक और शब्द है तरलता या लिक्विडिटी। ये क्या होता है? तरलता, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप किसी चीज को कितनी आसानी से और कितनी तेजी से कैश में बदल सकते हैं, और बदलते वक्त उसकी कीमत भी ना गिरे ज्यादा। अच्छा। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा तरल तो कैश ही है। आपकी जेब में रखा नोट, वो तो तुरंत इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद शायद बैंक खाते का पैसा, है ना, आप एटीएम से निकाल सकते हैं या ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं। फिर सोना आ सकता है, जिसे बेचने में थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे कम तरल, जैसे प्रॉपर्टी या जमीन, उसे बेचने और कैश हाथ में आने में तो महीनों लग जाते हैं। बैंकों के अंदर भी फर्क होगा। हाँ, बिल्कुल। बैंकों में भी आपका जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट, वो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से ज्यादा तरल है। क्योंकि सेविंग से आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, एफडी तोड़वानी पड़ती है। समझ गई। मतलब कितनी जल्दी उसे खर्च करने लायक बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग पैसा, खासकर कैश, अपने पास रखते ही क्यों हैं? उसे बैंक में रखकर या कहीं और लगाकर ब्याज क्यों नहीं कमाते? नोट्स में 2 कारण बताए हैं। हाँ, पहला कारण तो बहुत साफ है, लेन देन का मकसद, ट्रांजैक्शन मोटिव जिसे कहते हैं। रोजमर्रा के खर्चे होते हैं ना, सब्जी लेनी है, दूध लेना है, कहीं ऑटो का किराया देना है, बच्चों की छोटी मोटी जरूरतें, इनके लिए हाथ में कुछ कैश चाहिए होता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा? वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, सट्टा मकसद। हाँ, सट्टा मकसद या स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये कॉन्सेप्ट जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने दिया था। अब सट्टा सुनकर लगता है जैसे कोई जुआ हो। हाँ, वही तो। पर नहीं, ये जुआ नहीं है। इसका मतलब है भविष्य को लेकर अंदाजा लगाना। लोग कभी-कभी कैश इसलिए भी हाथ में रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में निवेश करने का कोई ज्यादा अच्छा मौका आने वाला है, या फिर उन्हें डर होता है कि अभी जहां पैसा लगाया है वहां नुकसान हो सकता है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए आपको लगता है कि भाई शेयर बाजार अब गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे? शायद अपने शेयर बेचकर पैसा कैश में रख लेंगे। हाँ। या फिर आपको लगता है कि ब्याज दरें अभी बहुत कम हैं और आगे जाकर बढ़ेंगी, तो अब अभी बॉन्ड खरीदने के बजाय कैश रखना पसंद करेंगे, ताकि जब ब्याज दरें बढ़ें तब आप नए, ज्यादा ब्याज वाले बॉन्ड खरीद सकें। अच्छा, तो ये भविष्य के फायदे या नुकसान के अंदाजे पर कैश रखना हुआ। हाँ। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, बड़ा दिलचस्प लग रहा है, लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल। ये क्या बला है? हाँ, ये एक बहुत ही खास और कह सकते हैं चिंताजनक आर्थिक स्थिति है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले ही बहुत ज्यादा गिर चुकी होती हैं, मतलब लगभग शून्य के करीब। शून्य के करीब? बाप रे। हाँ, ऐसी हालत में लोगों को लगता है कि भाई अब ब्याज दरें यहां से और नीचे तो क्या ही जाएंगी, अब तो ये भविष्य में बढ़ेंगी, और अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं कम ब्याज वाले, उनकी कीमत मार्केट में गिर जाएगी। अच्छा। तो लोग डर जाते हैं। बिल्कुल, इसी डर से लोग बॉन्ड खरीदने या कहीं और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने के बजाय नकदी ही अपने पास रखना पसंद करते हैं। जी। चाहे सेंट्रल बैंक ब्याज दरें और भी कम क्यों ना कर दें, लोग सोचते हैं क्या फायदा, इससे अच्छा कैश रखो, जब दरें बढ़ेंगी तब देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरें घटाता भी है तो भी लोग ज्यादा खर्च या निवेश नहीं करते, पॉलिसी फेल हो जाती है। एग्जैक्टली, यही है लिक्विडिटी ट्रैप। केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति होती है, जैसे ब्याज दरें घटाना ताकि लोग ज्यादा लोन लें, खर्च करें, निवेश करें, वो बेअसर हो जाती है। पैसा सिस्टम में आता तो है, पर लोग उसे लेकर बैठ जाते हैं, खर्च नहीं करते। अर्थव्यवस्था एक तरह के जाल में फंस जाती है, पैसा घूमता ही नहीं। ये तो वाकई गंभीर बात है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
हमारी अर्थव्यवस्था में कितने तरह का पैसा होता है? नोट्स में कुछ कैटेगरीज दी हैं। हाँ, मोटे तौर पर देखें तो हम पैसे को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है प्रचलन में मुद्रा, करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब वो नोट और सिक्के जो हम आप जैसे आम लोगों की जेबों में, घरों में हैं। और इसमें वो कैश भी शामिल है जो बैंकों ने अपने पास रखा है रोजमर्रा के लेन देन के लिए। ठीक है। और दूसरी बड़ी कैटेगरी है बैंकों में जमा, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसमें दो मुख्य तरह के खाते हैं। एक तो मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट्स, जैसे हमारे बचत खाते, सेविंग अकाउंट और चालू खाते, करंट अकाउंट। इनसे हम जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं या चेक लिख सकते हैं। हाँ। और दूसरी होती है सावधि जमा या टर्म डिपॉजिट्स, जैसे फिक्स डिपॉजिट, एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी। ये एक निश्चित समय के लिए होती हैं, आप बीच में आसानी से नहीं निकाल सकते। अच्छा, और क्या बैंकों के अलावा भी कहीं पैसा होता है? हाँ बिल्कुल, डाकघरों में जमा भी महत्वपूर्ण है, पोस्टल डिपॉजिट्स। वहाँ भी बचत खाते और सावधि जमा होती हैं बैंकों की तरह ही। और फिर एक और कैटेगरी है आरबीआई के पास जमा, डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसमें दूसरे बैंकों के जमा हो सकते हैं, जैसे सीआरआर का हिस्सा। और सरकार या विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जमा भी आरबीआई के पास हो सकते हैं। ये सब मिलकर ही अर्थव्यवस्था में पैसे के कुल भंडार को बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उन मुश्किल से लगने वाले नामों पर। M0, M1, M2, M3, M4, ये क्या है और क्यों जरूरी है? क्या हम सबको ये M1, M2 रटने की जरूरत है? नहीं, देखिए, रटने की जरूरत तो शायद किसी आम इंसान को नहीं है, पर इनका मतलब समझना अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। ये असल में आरबीआई के तरीके हैं ये नापने के कि अर्थव्यवस्था में अलग-अलग लेवल पर कितनी नकदी या पैसा उपलब्ध है। इन्हें मौद्रिक समुच्चय या मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहते हैं। इनमें से दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन पर अक्सर बात होती है। कौन से दो? एक है M1, जिसे संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? लोगों के पास जो नकदी है, नोट और सिक्के, प्लस बैंकों में लोगों के जो मांग जमा है, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट का पैसा, और आरबीआई के पास कुछ अन्य जमा। ये वो पैसा है जो लगभग तुरंत खर्च के लिए उपलब्ध है, सबसे ज्यादा तरल। ओके, M1 मतलब तुरंत खर्च होने वाला पैसा। जी। और दूसरा? दूसरा है M3, जिसे व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मापक है जब हम कहते हैं देश में मनी सप्लाई इतनी है। इसमें M1 वाला सारा पैसा तो आता ही है, साथ में बैंकों के पास लोगों की जो सावधि जमा है, एफडी, आरडी वगैरह, वो भी जुड़ जाती हैं। तो M3 अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति की एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा व्यापक तस्वीर देता है। अच्छा, तो M1 हुआ एकदम रेडी टू स्पेंड पैसा और M3 हुआ कुल पैसा, जिसमें वो भी शामिल है जो शायद तुरंत खर्च ना हो, जैसे एफडी वाला पैसा। बिल्कुल सही। M1 सबसे तरल, M3 उससे कम तरल। और ये M0, M2, M4 भी होते हैं, वो क्या है, जल्दी से बता सकते हैं? हाँ, M0 को रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। ये एक तरह से बैंकिंग सिस्टम का आधार है। इसमें सर्कुलेशन वाली करेंसी प्लस आरबीआई के पास बैंकों के जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा आते हैं। M2 में M1 के साथ डाकघर वाले बचत जमा जुड़ जाते हैं और M4 में M3 के साथ डाकघर के कुल जमा कुछ चीजें छोड़कर जुड़ जाती हैं। तो तरलता का क्रम ऐसा है, M1 सबसे ज्यादा तरल, फिर M2, फिर M3 और M4 सबसे कम तरल। और आरबीआई इन सब पर नजर क्यों रखता है? देखिए, आरबीआई को ये जानना होता है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा घूम रहा है। बहुत ज्यादा पैसा महंगाई बढ़ा सकता है, बहुत कम पैसा ग्रोथ रोक सकता है। तो M1, M3 जैसे आंकड़ों को देखकर आरबीआई अपनी नीतियां बनाता है, जैसे ब्याज दरें तय करना ताकि अर्थव्यवस्था ठीक चलती रहे। M3 पर खास तौर से नजर रखी जाती है। समझ गए। यहीं पर मनी मल्टीप्लायर का भी जिक्र है नोट्स में। क्या ये बात सच है कि बैंक हवा में से पैसा बना सकते हैं? ये सुनने में बड़ा जादुई सा लगता है। हाँ, में से कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ, बैंकिंग सिस्टम पैसे को बढ़ा जरूर सकता है, कई गुना बढ़ा सकता है। इसी प्रक्रिया को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। कैसे काम करता है ये? सोचिए, आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। ठीक है। बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार उसका एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 10% यानी 100 रुपए, अपने पास रिजर्व में रखता है। इसे सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बाकी बचे 900 रुपए बैंक वो किसी और को लोन पर दे देता है। अच्छा। अब जिस व्यक्ति ने 900 रुपए का लोन लिया वो उसे खर्च करेगा। मान लीजिए उसने कोई सामान खरीदा,
तो वो 900 रुपए दुकानदार के पास गए। जी। दुकानदार ने वो 900 रुपए वापस अपने बैंक खाते में जमा कर दिए। अब बैंक के पास फिर से 900 रुपए आए। बैंक इसमें से फिर 10% यानी 90 रुपए रिजर्व रखेगा और बाकी 810 रुपए आगे किसी और को लोन दे देगा। अरे वाह, ये तो चेन रिएक्शन जैसा है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर बार लोन दिया जाता है, वो खर्च होता है, वापस बैंक में आता है और उसका एक हिस्सा फिर से लोन बन जाता है। इस तरह आपकी शुरुआती 1000 रुपए की जमा से अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर कई गुना ज्यादा जमा और ऋण पैदा हो जाते हैं। यही मनी मल्टीप्लायर है। ये बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत बुनियादी और जरूरी काम है जो अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है। कमाल है, ये समझना तो बहुत ही जरूरी था। अब थोड़ा बाजारों की तरफ चलते हैं। नोट्स में मुद्रा बाजार, मनी मार्केट और पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट का जिक्र है। इनमें क्या फर्क है? ये दोनों वित्तीय बाजार के ही हिस्से हैं, फाइनेंशियल मार्केट के। यहाँ पैसे का लेन देन होता है। फर्क है समय अवधि का, टाइम ड्यूरेशन का। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट छोटी अवधि के लिए होता है, शॉर्ट टर्म। आमतौर पर 1 दिन से लेकर 1 साल तक के उधार या लेन देन यहाँ होते हैं। जैसे बैंक आपस में एक रात के लिए या कुछ दिनों के लिए 2 से 14 दिन जो पैसा उधार लेते देते हैं, उसे कॉल मनी या नोटिस मनी कहते हैं। या फिर सरकार जो छोटी अवधि के लिए पैसा उधार लेती है ट्रेजरी बिल्स के जरिए, वो भी मनी मार्केट का हिस्सा है। अच्छा, और पूंजी बाजार? पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट लंबी अवधि के निवेश और उधार के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए। जैसे शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, जहां आप कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते हैं, ये लंबी अवधि का निवेश माना जाता है। या फिर बॉन्ड बाजार, जहां सरकारें या कंपनियां लंबी अवधि के लिए कर्ज पत्र, बॉन्ड्स जारी करती हैं। ये सब पूंजी बाजार में आते हैं। ठीक है, आपने ट्रेजरी बिल्स का जिक्र किया, ये क्या होते हैं ठीक से? ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स ये असल में सरकार के लिए छोटी अवधि का कर्ज जुटाने का एक तरीका है। इन्हें आरबीआई सरकार की तरफ से जारी करता है। इनकी अवधि 1 साल से कम होती है, आमतौर पर 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन की होती हैं। और इन पर ब्याज कैसे मिलता है? इनकी खासियत यह है कि इन पर कोई ब्याज दर लिखी नहीं होती। ये जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये डिस्काउंट पर जारी होते हैं, मतलब अंकित मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए के अंकित मूल्य वाला टी बिल आपको 97 रुपए में मिला। जब इसकी अवधि पूरी होगी, जैसे 91 दिन बाद, तो सरकार आपको पूरे 100 रुपए वापस देगी। तो जो 3 रुपए का फर्क है, वही आपका मुनाफा या ब्याज है। अच्छा, मतलब पहले ही डिस्काउंट पे खरीदो और मियाद पूरी होने पर पूरा पैसा वापस ले लो। हाँ, और ये बहुत सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि सरकार के पैसे लौटाने की गारंटी होती है, इसलिए इनमें रिस्क लगभग शून्य माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं बैंकों की सेहत से जुड़े एक बहुत अहम मुद्दे पर, एनपीए। ये शब्द हम न्यूज़ में बहुत सुनते हैं, पर पहले ये बताएं कि बैंक के लिए परिसंपत्ति यानी एसेट क्या होती है? देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए एसेट वो चीज होती है जो उसे कमाई करके दे या भविष्य में फायदा पहुंचाए। बैंक के लिए उसकी सबसे बड़ी एसेट वो लोन या कर्ज हैं जो उसने अपने ग्राहकों को दिए हैं। लोन, वो एसेट कैसे हुए? क्योंकि इन्हीं लोन्स पर बैंक को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, और यही ब्याज बैंक की मुख्य कमाई है। इसलिए बैंक की बैलेंस शीट में जो लोन दिए गए होते हैं वो एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। ओके, तो फिर एनपीए क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हिंदी में कहें तो गैर निष्पादित संपत्ति। गैर निष्पादित मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो कुछ कमा कर नहीं दे रहा। जब कोई लोन ऐसा हो जाता है कि उसकी किश्त चाहे मूलधन की हो या ब्याज की 90 दिनों से ज्यादा समय तक वापस नहीं आती, ओवरड्यू हो जाती है, तो बैंक उस लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। 90 दिन बाद? हाँ, 90 दिन का नियम है। ये बैंक के लिए एक बुरी खबर होती है। इसका मतलब है कि उस लोन से कमाई बंद हो गई और जो पैसा दिया था वो भी फंस गया है, उसके वापस आने पर शक है। क्या एनपीए भी अलग अलग तरह के होते हैं? नोट्स में सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, ये सब लिखा है। हाँ, एनपीए घोषित होने के बाद भी जैसे जैसे समय बीतता जाता है और पैसा वापस नहीं आता, उस एनपीए की कैटेगरी बदलती जाती है। यह दिखाता है कि पैसा वापस मिलने की उम्मीद कितनी कम होती जा रही है। सब स्टैंडर्ड, जब लोन 12 महीने यानी 1 साल तक एनपीए रहता है। डाउटफुल यानी संदिग्ध, जब वो 12 महीने से भी ज्यादा समय तक एनपीए रह चुका हो। यहां शक और बढ़ जाता है कि पैसा वापस आएगा भी या नहीं। लॉस एसेट यानी हानि संपत्ति,
जब बैंक या उसका ऑडिटर ये मान लेता है कि भाई ये पैसा अब वसूल नहीं हो सकता, इसे बट्टे खाते में डालना होगा, मतलब अपनी किताबों से हटाना होगा, राइट ऑफ करना होगा। हालांकि राइट ऑफ करने के बाद भी बैंक कानूनी तौर पर वसूली की कोशिश जारी रख सकता है। बाप रे, ये तो बैंकों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होगी। बिल्कुल, एनपीए बढ़ना किसी भी बैंक की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इससे बैंक का मुनाफा कम होता है, उसकी लोन देने की क्षमता घटती है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब भी सकता है। तो इससे निपटने के क्या तरीके हैं? नोट्स में बैड बैंक का जिक्र है, ये क्या आइडिया है? हाँ, एनपीए की समस्या से निपटना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार और आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। बैड बैंक एक ऐसा ही तरीका है जिसे अब भारत में लागू भी किया गया है। ये असल में एक खास तरह की कंपनी होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी कह सकते हैं इसे। जैसे भारत में एनएआरसीएल, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनी है। इसका काम क्या है? ये बैंकों से उनके एनपीए खरीद लेती है, आमतौर पर उसके असल वैल्यू से कुछ कम कीमत पर, यानी डिस्काउंट पर। इससे बैंकों को क्या फायदा? बैंकों को यह फायदा होता है कि उनकी बैलेंस शीट एक झटके में साफ हो जाती है। वो फंसा हुआ लोन उनकी किताबों से हट जाता है। फिर बैंक अपना ध्यान नए लोन देने और अपने मुख्य काम पर लगा पाते हैं। और ये जो बैड बैंक या एआरसी है, जैसे एनएआरसीएल, और वसूली के लिए आईडीआरसीएल, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसका काम ही यही होता है कि वो खरीदे हुए एनपीएस से पैसा वसूलने की कोशिश करें, अपने तरीके से, ज्यादा फोकस के साथ। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ। और कानूनी तौर पर क्या हथियार हैं बैंकों के पास एनपीए से निपटने के लिए? 2 कानून बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। एक है सारफेसी एक्ट 2002। इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये कानून बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ताकत देता है कि अगर कोई लोन नहीं चुका रहा है तो वे बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए भी लोन के बदले गिरवी रखी गई संपत्ति, सिक्योरिटी, पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। ओह, ये तो काफी पावरफुल है। हाँ, इसने वसूली प्रक्रिया को तेज किया है। दूसरा महत्वपूर्ण कानून है दिवाला और दिवालियापन संविदा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी 2016। इसने कंपनियों की दिवालिया होने की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। पहले ऐसे मामले सालों साल कोर्ट में लटके रहते थे। आईबीसी के तहत एक तय समय सीमा के अंदर फैसला करना होता है कि या तो कंपनी को कैसे बचाया जाए या फिर उसकी संपत्ति बेचकर लेनदारों जैसे बैंकों का पैसा चुकाया जाए। इससे प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित और तेज हो गई है। तो ये तो हुए देश के अंदर के उपाय और कानून। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए कोई नियम है? ये बेसल नॉर्म्स क्या चीजें जिनका जिक्र नोट्स में है? हाँ, बिल्कुल है। आज की दुनिया में बैंक एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। एक देश के बड़े बैंक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम पर पड़ सकता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर कुछ नियम और मानक बनाए गए हैं ताकि दुनिया भर के बैंक मजबूत रहें और जोखिमों का सामना कर सकें। बेसल नॉर्म्स ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। बेसल क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये नियम स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की एक कमेटी बनाती है, जिसे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS कहते हैं। इसलिए इन नियमों को बेसल नॉर्म्स कहा जाता है। इनका मुख्य मकसद है दुनिया भर में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, उनमें स्थिरता लाना। नोट्स में बेसल 1, 2, 3 का जिक्र है। क्या आप आसान भाषा में बता सकते हैं कि ये क्या थे और क्यों लाए गए? जरूर। देखिए, ये नियम समय के साथ विकसित हुए हैं। बेसल 1 जो 1988 में आया था, उसने सबसे पहले पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR का कॉन्सेप्ट दुनिया भर के बैंकों के लिए पेश किया। CAR, ये क्या होता है? CAR का सीधा मतलब है कि बैंक अपने पास जो जोखिम भरे एसेट्स जैसे लोन रखता है, उनकी तुलना में उसे कितनी पूंजी, कैपिटल अपने पास रखनी चाहिए। आसान भाषा में, बैंक जितना ज्यादा जोखिम भरा लोन देगा, उसे उतनी ही ज्यादा अपनी पूंजी साइड में रखनी पड़ेगी, एक सेफ्टी बफर की तरह, ताकि अगर लोन डूब भी जाए तो बैंक खुद न डूब जाए। बेसल 1 ने यह न्यूनतम अनुपात 8% तय किया था, और यह मुख्य रूप से क्रेडिट रिस्क यानी लोन ग्राहक द्वारा न चुकाए जाने का खतरा पर केंद्रित था। भारत ने इसे 1999 में अपनाया। अच्छा, फिर बेसल 2 क्यों आया? बेसल 1 काफी बेसिक था। बेसल 2 2004 ने इसे और सुधारा। इसने CAR की गणना को ज्यादा रिस्क सेंसिटिव बनाया। इसमें क्रेडिट रिस्क के अलावा 2 और तरह के रिस्क शामिल किए गए। ऑपरेशनल रिस्क यानी बैंक के अंदरूनी सिस्टम, प्रोसेस या धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान का खतरा, और मार्केट रिस्क
यानी बाजार में ब्याज दरों, एक्सचेंज रेट्स वगैरह में उतार चढ़ाव से होने वाला नुकसान का खतरा। ठीक है। और फिर बेसल 3? बेसल 3 2010 के बाद लागू हुआ। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद लाया गया। उस संकट ने दिखा दिया था कि बेसल 2 के नियम भी काफी नहीं थे। कई बड़े बड़े बैंक डूब गए या डूबने की कगार पे आ गए थे। इसीलिए बेसल 3 ने बैंकों के लिए न सिर्फ ज्यादा पूंजी रखना अनिवार्य किया, बल्कि पूंजी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ कैपिटल पर भी बहुत जोर दिया। मतलब ऐसी पूंजी जो संकट के समय वाकई बैंक के काम आ सके, जैसे टियर 1 कैपिटल। इसके अलावा बेसल 3 ने बैंकों के लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी उनके पास रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त कैश या तरल संपत्ति है या नहीं, और लेवरेज यानी बैंक अपनी पूंजी की तुलना में कितना ज्यादा उधार लेकर कारोबार कर रहा है, पर भी सख्त नियम लागू किए। काफी डिटेल में है ये नियम। तो नोट्स में एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे अलग अलग लोन के लिए रिस्क वेट अलग होता है। जैसे वेतनभोगी के लोन के लिए शायद कम और किसी बड़े बिजनेसमैन जैसे विजय माल्या का सांकेतिक उदाहरण के लिए ज्यादा। इसका CAR से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये CAR की गणना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA की गणना। फंडा ये है कि बैंक जितने भी लोन देता है, हर लोन का रिस्क बराबर नहीं होता। जैसे सरकार को दिया गया लोन सबसे सुरक्षित माना जाता है, तो उसका रिस्क वेट शायद 0% हो। होम लोन जो घर गिरवी रखकर दिया जाता है, वो कम जोखिम वाला माना जाता है, तो उसका रिस्क वेट शायद 35% या 50% हो। लेकिन किसी ऐसी कंपनी को दिया गया लोन जिसकी माली हालत ठीक नहीं है, उसका रिस्क वेट बहुत ज्यादा, शायद 100% या 150% भी हो सकता है। तो बैंक के रिस्क वेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? बैंक को अपने हर लोन अमाउंट को उसके संबंधित रिस्क वेट से गुणा करना होता है। जैसे अगर 100 रुपए का होम लोन दिया है 50% रिस्क वेट पर, तो RWA हुआ 50 रुपए। अगर 100 रुपए का असुरक्षित लोन दिया है 150% रिस्क वेट पर, तो RWA हुआ 150 रुपए। बैंक अपने सारे लोन्स के लिए ऐसे RWA निकालकर उन्हें जोड़ता है। ये हुआ कुल RWA। फिर CAR का फॉर्मूला लगता है। CAR इज इक्वल टू बैंक की पूंजी कुल RWA 100%। तो अगर कोई बैंक ज्यादा जोखिम वाले लोन जिनका रिस्क वेट ज्यादा है, ज्यादा देगा, तो उसका कुल RWA बढ़ जाएगा और फिर उसी CAR अनुपात को बनाए रखने के लिए उसे ज्यादा पूंजी अपने पास रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये सिस्टम बैंकों को बहुत ज्यादा रिस्क लेने से हतोत्साहित करता है। बिल्कुल, ये उन्हें सोच समझकर लोन देने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें अपने रिस्क और अपनी पूंजी के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। वो विजय माल्या वाला उदाहरण नोट्स में रतन टाटा और अशनीर ग्रोवर के भी सांकेतिक वेट दिए हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। इसी बात को दिखाता है कि हर उधारकर्ता का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है और बैंक को उसके हिसाब से पूंजी रखनी पड़ती है। समझ गई। तो आज हमने पैसे के बिल्कुल बुनियादी मतलब से शुरुआत की, फिर देखा कि लोग इसे क्यों रखते हैं, अर्थव्यवस्था में ये कितने रूपों में है, M1, M3 वगैरह, बैंक कैसे मनी मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर बैंकों की सेहत के लिए NPA और बेसिल जैसे नियम कितने ज़रूरी हैं। काफ़ी कुछ कवर किया हमने। साफ है कि ये चीज़ें सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की आर्थिक सेहत के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, पैसे का सही प्रबंधन, बैंकों का स्वस्थ रहना और प्रभावी नियम, ये सब मिलके ही एक स्थिर और विकास करती हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। लिक्विडिटी की बात हो, NPA को काबू में रखने की या बेसल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की, ये सब इसी बड़ी तस्वीर के जरूरी हिस्से हैं। जब ये सब ठीक से काम करते हैं, तभी हम सबका, आम आदमी का भरोसा इस पूरे सिस्टम में बना रहता है और अर्थव्यवस्था सही पटरी पर चलती है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, सरकारें खुद डिजिटल रुपए CBDC लाने की बात कर रही हैं, पेमेंट के नए नए तरीके रोज आ रहे हैं। तो क्या लगता है, आने वाले समय में पैसे की हमारी परिभाषा ही बदल जाएगी? और अगर परिभाषा बदलेगी तो क्या फिर M1, M3 जैसे पैसे को मापने के पुराने पैमाने काम के रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए। नमस्कार, आज हम भारत की आर्थिक कहानी के दो बहुत अहम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। जी।
एक तो ये कि देश अपनी गरीबी को कैसे समझता है, कैसे मापता है, और दूसरा दुनिया के साथ अपने वित्तीय लेन देन मतलब भुगतान संतुलन को कैसे संभालता है। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ मतलब अर्थशास्त्र से जुड़े दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से जो जरूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। सही है। हमारा मकसद सीधा सा है, ये जो थोड़े मुश्किल से लगने वाले विषय हैं इनको थोड़ा खोलें, समझने लायक बनाएं और ये जानें कि भाई ये असल में मायने क्यों रखते हैं। बिल्कुल। जाहिर है सवाल कई हैं मन में, जैसे वक्त के साथ गरीबी को देखने का, मापने का नजरिया कैसे बदला है, और ये जो बीओपी है ये भारत की आर्थिक सेहत के बारे में क्या बताता है, क्या इशारे करता है। सही। तो चलिए पहले गरीबी से ही शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। जब हम गरीबी कहते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? आमतौर पर दो तरह की गरीबी होती है शायद। एक तो निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब जब इंसान को बुनियादी जरूरतें भी ना मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सब। बिल्कुल, ये तो हुई एक बात। और दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी, यानी रिलेटिव पॉवर्टी। अच्छा, वो कैसे अलग है? देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या परिवार की आय उस समाज में जो औसत आय है उससे तुलना की जाती है। अगर आपकी आय औसत से बहुत कम है तो आप सापेक्ष रूप से गरीब माने जा सकते हैं। हाँ। भले ही आपकी मतलब वो रोटी कपड़ा वाली जरूरतें पूरी हो रही हों। हाँ। और एक तीसरी भी होती है जिसे व्यक्तिपरक गरीबी कहते हैं। मतलब कोई खुद को कितना गरीब महसूस करता है, वो अपनी स्थिति को कैसे देखता है। ठीक है, लेकिन इसे मापना या मतलब ये गरीबी को गिनना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर हम मापेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि समस्या कितनी बड़ी है ना? हाँ, सही बात है। कितने लोग असल में मुश्किल में हैं, और फिर जो सरकारी नीतियां बनती हैं वो सही दिशा में काम कर भी रही हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए मापना तो पड़ेगा। और तरीके भी अलग अलग हैं मापने के। हाँ, तरीके भी अलग हैं। कुछ तरीके ये देखते हैं कि लोगों को जरूरत की चीजें मिल रही हैं या नहीं, जैसे खाने के लिए पर्याप्त कैलोरी। तो कुछ तरीके आय या खर्च पर आधारित होते हैं कि क्या लोग एक तय सीमा से ज्यादा कमा पा रहे हैं या खर्च कर पा रहे हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है सबसे पहले। जी हाँ, बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी ने शायद सबसे पहले एक तरह से अनौपचारिक ही सही पर भारत में गरीबी का अंदाजा लगाने की कोशिश की थी। उनकी वो किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाँ, बहुत मशहूर किताब है। उसमें उन्होंने वो धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। हाँ, कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा बाहर ले जा रहे थे। बिल्कुल। और उनका अनुमान था उस जमाने में कि कोई 16 से 35 रुपए सालाना प्रति व्यक्ति से कम कमाता है तो वो गरीब है। 16 रुपए सालाना? हाँ, सोचिए, आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं, पर वो शुरुआत थी। उसके बाद फिर थोड़े वैज्ञानिक तरीके आए होंगे। हाँ, बाद में प्रोफेसर VKRV राव जैसे अर्थशास्त्री आए। उन्होंने राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने के लिए मतलब ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स अपनाए। और आजादी से पहले भी कुछ समितियां बनी थी। जी, आजादी से पहले भी कोशिशें हुई। 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा। उन्होंने 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह का अनुमान लगाया था। फिर 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था, कुछ बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। हाँ, सुना है उसके बारे में। उन्होंने 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का आंकड़ा दिया था। तो ये दिखाता है कि आजादी से पहले ही ये सोच बन रही थी कि भाई गरीबी को मापना जरूरी है। का जिक्र आता है। बिल्कुल सही। दांडेकर और रथ समिति ने कह सकते हैं पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से गरीबी का आकलन किया। उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उन्होंने NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, उसके आंकड़ों का इस्तेमाल किया और खर्च के आधार पर गरीबी रेखा तय की। ये एक मतलब व्यवस्थित शुरुआत थी। अच्छा। इसके बाद 1979 में आई अलग समिति। इनका फोकस थोड़ा अलग था। इन्होंने पोषण पर ज्यादा जोर दिया। कैलोरी वाला मामला। हाँ, वही। गांव के लिए 2400 कैलोरी रोजाना और शहर के लिए 2100 कैलोरी। इस आधार पर उन्होंने गरीबी रेखा तय की। फिर 1993 में लकड़ावाला समिति आई। उन्होंने एक और नई बात कही। उन्होंने कहा कि हर राज्य के लिए गरीबी रेखा अलग होनी चाहिए क्योंकि महंगाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। हाँ, ये तो है। तो उन्होंने राज्यों के हिसाब से अलग अलग रेखाएं बनाने का सुझाव दिया और इसके लिए उन्होंने औद्योगिक और खेतीहर मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का इस्तेमाल किया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो शायद तेंदुलकर समिति के साथ आया 2009 में। उसने तो पूरी परिभाषा ही बदल दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, तेंदुलकर समिति एक बहुत बड़ा मोड़ था।
उन्होंने कहा कि गरीबी सिर्फ खाने पीने या कैलोरी तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या जोड़ा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बुनियादी जरूरतों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो खर्च होता है उसे भी शामिल करना चाहिए। ओ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। हाँ, ये सोच में ही एक बुनियादी बदलाव था कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, एक ठीक-ठाक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा भी उतनी ही जरूरी हैं। और उनकी वो एक रेखा थी 33 रुपए प्रतिदिन वाली, उसमें काफी बहस भी हुई थी शायद। हाँ, उस पर काफी बहस हुई थी। तेंदुलकर समिति ने क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर गरीबी रेखा तय की थी। पीपीपी वो क्या होता है? तो परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब ये देखना कि अलग अलग जगहों पर एक जैसी चीजें खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। अच्छा। तो 2011-12 के लिए उनकी रेखा थी गांव में 816 रुपए प्रति माह और शहर में 1000 रुपए प्रति माह। तो इस हिसाब से देश में करीब 22% लोग गरीब थे। अब आलोचना तो हुई कि ये रेखा बहुत नीचे है, मतलब इतने कम पैसे में गुजारा कैसे होगा? हाँ, ये सवाल तो उठता है बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसने पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च को गरीबी मापने का हिस्सा बनाया। सही है। इसके बाद फिर रंगराजन समिति आई 2014 में। जी, रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति के काम को ही आगे बढ़ाया, पर कुछ बदलावों के साथ। क्या बदलाव थे? उन्होंने पोषण में सिर्फ कैलोरी नहीं बल्कि प्रोटीन और फैट को भी देखा और खर्च का हिसाब लगाने के लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल किया, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड कहते हैं उसे। ओह, ये क्या है? मतलब कुछ चीजों का हफ्ते भर का खर्च देखा, कुछ का महीने भर का और कुछ का साल भर का। इससे खर्च का अंदाजा थोड़ा और बेहतर होता है, ऐसा उनका मानना था। तो उनकी गरीबी रेखा अलग थी? हाँ, उनकी गरीबी रेखा तेंदुलकर समिति से ऊंची थी। गांव के लिए 972 रुपए प्रति माह और शहर के लिए 1407 रुपए प्रति माह। अच्छा खासा अंतर है। जी, और उनके हिसाब से गरीबी का अनुपात भी ज्यादा था, करीब 29.5%। तो ये दिखाता है कि गरीबी को कैसे मापा जाए, इस पर एक्सपर्ट्स में भी अलग अलग राय रही है और ये एक लगातार चलने वाली बहस है। तो कुल मिलाकर आंकड़े क्या बताते हैं? मतलब इन सब समितियों के बाद क्या गरीबी कम हुई है देश में? हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि गरीबी कम हुई है। अगर हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या देखें, जिसे हेड काउंट रेशियो कहते हैं, तो 2004-05 में करीब 40 करोड़ 70 लाख लोग, यानी लगभग 37.2% आबादी गरीब थी। काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन 2011-12 तक ये आंकड़ा घटकर 27 करोड़ यानी करीब 21.9% रह गया। तो मतलब संख्या में भी कमी आ रही और प्रतिशत में भी। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि 2004-05 से 2011-12 के बीच गरीबी कम होने की जो रफ्तार थी वो उससे पहले के सालों के मुकाबले तेज थी। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन राज्यों में तो बहुत फर्क होगा, है ना? हाँ, राज्यों में बहुत ज्यादा अंतर है। कुछ राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जहां गरीबी का प्रतिशत काफी ज्यादा है। तो दूसरी तरफ गोवा, केरल जैसे राज्य हैं जहां ये प्रतिशत काफी कम है। और आजकल एक और चीज सुनने में आती है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, MPI। ये क्या है? जी, MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये गरीबी को देखने का एक और नया और शायद ज्यादा व्यापक तरीका है। नया मतलब? इसे 2010 में UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर शुरू किया था। ये गरीबी को सिर्फ पैसे या कैलोरी से नहीं मापता। तो फिर कैसे मापता है? इसमें कई अलग अलग संकेतक इंडिकेटर्स होते हैं, करीब 10-12। जैसे क्या बच्चों का स्कूल में नाम लिखा है, क्या घर में बिजली है, पीने का साफ पानी है या नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ आय नहीं देखता बल्कि जीवन के अलग अलग पहलू देखता है। बिल्कुल, ये गरीबी की एक ज्यादा मल्टी डिमेंशनल यानी बहुआयामी तस्वीर देता है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा कितना है, बल्कि ये कि जीवन की गुणवत्ता कैसी है। और भारत का अपना राष्ट्रीय MPI भी है, मैंने सुना। जी हाँ, नीति आयोग ने 2021 में अपना राष्ट्रीय MPI शुरू किया है, जिसमें 12 संकेतक हैं। और उसके क्या नतीजे हैं? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 2005-06 से लेकर अब तक करीब 25.5 करोड़ लोग भारत में इस बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 25.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा। और सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी अभी। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं। जैसे बिहार अभी भी MPI में सबसे ऊपर है, मतलब वहां बहुआयामी गरीबी सबसे ज्यादा है। और केरल सबसे नीचे है, यानी सबसे बेहतर स्थिति में।
तो ये दिखाता है कि प्रगति तो हो रही है, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। और यहीं पे शायद वो आय की असमानता वाला सवाल भी जुड़ जाता है। हमने स्रोतों में लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक का जिक्र देखा था। बिल्कुल सही। गरीबी कम होना एक बात है, लेकिन क्या विकास का फायदा सब तक बराबर पहुंच रहा है, या कुछ लोग ज्यादा अमीर हो रहे हैं और बाकी पीछे छूट रहे हैं? ये देखने के लिए लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ये गिनी गुणांक क्या बताता है? गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच का एक नंबर होता है। 0 का मतलब है पूरी तरह समानता, यानी सबके पास बराबर आय या संपत्ति है, और 1 का मतलब है पूरी असमानता, यानी सारी आय या संपत्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। अच्छा, तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा असमानता उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो एमपीआई हमें बताता है कि गरीबी कितनी गहरी है, और गिनी गुणांक बताता है कि असमानता कितनी चौड़ी है। दोनों को देखना जरूरी है। तो ये तो हुई गरीबी की कहानी, कैसे उसे समझने का, मापने का तरीका बदला, कैलोरीज से शुरू होकर स्वास्थ्य, शिक्षा और अब जीवन के कई और पहलुओं तक। ये तो हुई देश के अंदर की बात। जी। अब जरा बाहर देखते हैं। भारत दुनिया के साथ अपने वित्तीय रिश्ते कैसे निभाता है? मतलब वो भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी, ये क्या बला है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी, देखिए आसान भाषा में कहें तो एक देश का बाकी दुनिया के साथ एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में जितने भी आर्थिक लेन देन हुए हैं उसका पूरा हिसाब किताब है। हिसाब किताब जैसे कंपनी की बैलेंस शीट होती है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट होते हैं, वैसे ही देश का बीओपी होता है। इसमें मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है चालू खाता यानी करंट अकाउंट। इसमें वो सब लेन देन आते हैं जो रोजमर्रा के व्यापार और आय से जुड़े हैं। जैसे वस्तुओं का व्यापार, मतलब सामान का आना जाना, आयात निर्यात, मशीनें, कपड़े, तेल वगैरह। इसे दृश्यमान व्यापार भी कहते हैं क्योंकि सामान दिखता है। ठीक है। फिर है सेवाओं का व्यापार, जैसे सॉफ्टवेयर सेवाएं, टूरिज्म, बैंकिंग, जहाजरानी। ये सेवाएं दिखती नहीं, इसलिए इसे अदृश्य व्यापार कहते हैं। और फिर इसमें आती है आय, मतलब हमने विदेश में जो निवेश किया है उससे कमाई, या विदेशियों ने भारत में जो कमाया उसका भुगतान। और एक बहुत जरूरी चीज है एक तरफा हस्तांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब वो क्या होता है? जैसे विदेशों में जो भारतीय रहते हैं वो अपने घर पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं, या फिर कोई विदेशी मदद मिलती है। अच्छा, रेमिटेंसेस तो भारत को बहुत मिलती हैं शायद। हाँ, इसमें तो भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भारत को ही मिलती हैं। मैक्सिको दूसरे नंबर पर आता है। वाह, ये तो चालू खाते की बात हुई। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा है पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। इसमें पूंजी या संपत्ति के लेन देन आते हैं, एसेट ट्रांजैक्शंस। जैसे इसमें सबसे अहम है निवेश। अब निवेश भी 2 तरह का होता है। एक है एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई? हाँ, ये लंबे समय के लिए होता है। जैसे कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है या किसी भारतीय कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद लेती है, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में किया था। अच्छा, समझा। और दूसरा? दूसरा है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, या इसे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। ये क्या है? ये ज्यादातर शेयर बाजार या बॉन्ड मार्केट में होता है। यह आमतौर पर कम समय के लिए होता है, इसीलिए इसे कभी-कभी हॉट मनी भी कहते हैं। हॉट मनी क्यों? क्योंकि ये पैसा बहुत जल्दी बाजार में आ भी सकता है और जरा सी आहट पर निकल भी सकता है। इससे बाजार में काफी उतार चढ़ाव आ जाता है। ओह, तो पूंजी खाते में एफडीआई और एफपीआई हो गए, और क्या आता है? इसमें आता है उधार, मतलब सरकार या कंपनियों ने विदेश से कर्ज लिया या किसी को कर्ज दिया। और एक और चीज है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स में जो बदलाव होता है वो भी इसी में एडजस्ट होता है। ये बीओपी को आखिर में बैलेंस करने में मदद करता है। आपने पहले एफडीआई के रास्तों की बात की थी, ऑटोमेटिक और सरकारी मंजूरी वाला। रक्षा क्षेत्र का उदाहरण क्या था? हाँ, एफडीआई के लिए ऐसा है कि कुछ सेक्टर में तो ऑटोमेटिक रूट है, मतलब बिना सरकार से पूछे निवेश आ सकता है। लेकिन कुछ संवेदनशील सेक्टर हैं जहां सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे आपने रक्षा का पूछा तो उसमें 74% तक एफडीआई तो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा निवेश करना है तो सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। समझ गई। अच्छा, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं चालू खाते का घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। ये क्या होता है और ये चिंता की बात क्यों मानी जाती है? CAD यानी चालू खाते का घाटा तब होता है जब हमारे चालू खाते में विदेश से आने वाला पैसा,
मतलब निर्यात से, सेवाओं से, रेमिटेंसेस से जो पैसा आ रहा है, हाँ, वो विदेश जाने वाले पैसे से कम हो। मतलब आयात का बिल, विदेशी कंपनियों की कमाई जो बाहर जा रही है, वगैरह। आसान भाषा में कहें तो जब हम दुनिया से खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं। तो इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अगर सीएडी लगातार बहुत ज्यादा बना रहता है तो इसका मतलब है कि हमें इस घाटे को पूरा करने के लिए या तो विदेश से उधार लेना पड़ेगा या फिर अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियां लंबे समय में अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं हैं। उधार लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, भंडार खर्च करेंगे तो भविष्य के संकटों के लिए तकिया कमजोर हो जाएगा। स्रोत बताते हैं कि ये हाल में जीडीपी का करीब 3.3% रहा है। और वो जुड़वा घाटे क्या होता है? ट्विन डेफिसिट। हाँ, ट्विन डेफिसिट की बात तब होती है जब देश में चालू खाते का घाटा यानी कैट भी हो और साथ में सरकार का अपना बजट घाटा यानी राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा हो। अच्छा, मतलब दो घाटे एक साथ। बिल्कुल। ये स्थिति और भी चिंताजनक मानी जाती है क्योंकि ये दिखाता है कि देश अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है और बाहर से भी ज्यादा मंगा रहा है। ये अर्थव्यवस्था पर दोहरा दबाव डालता है। क्या भारत ने कभी इस बीओपी की वजह से कोई बड़ी मुश्किल झेली है? अरे बिल्कुल। जो 1991 का हमारा बड़ा आर्थिक संकट था, वो मुख्य रूप से बीओपी संकट ही तो था। अच्छा, क्या हुआ था तब? तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमारे पास हफ्ते 2 हफ्ते का आयात बिल चुकाने लायक डॉलर भी नहीं बचे थे, खासकर कच्चा तेल जो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। ओ बाप रे। हाँ, स्थिति बहुत गंभीर थी। यहां तक कि भारत को अपना सोना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास गिरवी रखना पड़ा था ताकि कुछ उधार मिल सके। और इसी संकट के बाद फिर वो बड़े सुधार हुए थे एलपीजी वाले। बिल्कुल। उसी संकट ने भारत को मजबूर किया कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को खोले और बड़े आर्थिक सुधार करे, जिन्हें हम एलपीजी सुधारों के नाम से जानते हैं। एलपीजी मतलब? एल यानी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, व्यापार और निवेश पर जो तमाम बंदिशें थीं उन्हें कम करना। पी यानी प्राइवेटाइजेशन, जो सरकारी कंपनियां घाटे में थीं या जिनमें कुशलता की कमी थी उन्हें निजी हाथों में सौंपना। और जी यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा गहराई से जोड़ना। ये भारत की आर्थिक दिशा में एक बहुत बड़ा युगांतरकारी मोड़ था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व्स, जिसकी इतनी बात हो रही है, इसमें होता क्या क्या है आखिर? सोना तो आपने बताया। हाँ, सोने के अलावा इसमें और भी चीजें होती हैं। सबसे बड़ा हिस्सा होता है विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट्स का। मतलब डॉलर, पाउंड वगैरह? हाँ, मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, आजकल चीनी युआन भी। मतलब दुनिया की जो बड़ी मजबूत मुद्राएं हैं वो आरबीआई अपने पास रखता है। ठीक है, सोना हो गया, विदेशी मुद्रा हो गई, और फिर होते हैं विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक तरह की अपनी मुद्रा है। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ये सदस्य देशों के बीच लेन देन में काम आती है। अच्छा। और चौथी चीज है आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच पोजीशन। हर सदस्य देश को आईएमएफ में अपनी अर्थव्यवस्था के साइज के हिसाब से एक कोटा रखना होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो देश जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सकता है। आपने आईएमएफ का जिक्र किया, ये संस्था कैसे बनी थी, इसका क्या काम है? आईएमएफ और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों संस्थाएं एक साथ बनी थी। 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, तब अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। हाँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। जी। दुनिया ने 1930 की महामंदी देखी थी और युद्ध की तबाही झेली थी, तो मकसद ये था कि भविष्य में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गड़बड़ियां ना हों और देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़े। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक साथ बने? हाँ, इसीलिए इन्हें जुड़वा बहनें, ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं। दोनों का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। काम क्या है आईएमएफ का? आईएमएफ का मुख्य काम है वैश्विक मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। ये सदस्य देशों को उनके बीओपी संकट से निपटने में मदद करता है, उन्हें कर्ज देता है और आर्थिक सलाह भी देता है। अच्छा, और इसमें देशों की चलती कैसे है, मतलब फैसले कौन लेता है? इसमें हर देश का एक कोटा होता है जो उसकी अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर करता है, और उसी कोटे के हिसाब से उसकी वोटिंग पावर होती है। मतलब जिस देश का कोटा बड़ा, उसकी आवाज ज्यादा। आजकल कौन से देश आईएमएफ से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं? आजकल अर्जेंटीना, मिस्र, यूक्रेन, पाकिस्तान, इक्वाडोर, ये कुछ देश हैं जो आईएमएफ के बड़े कर्जदार हैं।
ठीक है, अब बॉप और विदेशी मुद्रा से जुड़ी एक और चीज पर आते हैं, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। इसमें कभी हम सुनते हैं डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन और कभी डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें फर्क है? हाँ, ये सुनने में भले ही एक जैसे लगे, पर इनमें एक तकनीकी फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन तब होती है जब करेंसी का मूल्य बाजार की ताकतों यानी मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बदलता है। अच्छा, मतलब अपने आप? हाँ, ज्यादातर देशों में आजकल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जहां बाजार तय करता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कितना मजबूत या कमजोर होगा। तो अगर डॉलर की मांग बढ़ रही तो रुपया डिप्रिशिएट हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। ठीक है। और डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन अवमूल्यन और रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यन तब होता है जब देश की सरकार या उसका सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में आरबीआई, खुद आधिकारिक तौर पर अपनी करेंसी का मूल्य किसी दूसरी करेंसी या सोने के मुकाबले बदल देता है। मतलब ये जानबूझकर किया जाता है? हाँ, ये एक नीतिगत फैसला होता है। ये ज्यादातर फिक्स्ड या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जहां सरकार एक तय दर बनाए रखती है। भारत ने भी 1991 के संकट के बाद रुपए का डिवैल्यूएशन किया था। तो अगर रुपया कमजोर होता है, चाहे डिप्रिसिएशन से हो या डिवैल्यूएशन से, इससे किसको फायदा होता है? मुख्य रूप से फायदा होता है निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को। कैसे? जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाता है। मतलब उन्हें अपना डॉलर या यूरो कम खर्च करके ज्यादा रुपए का सामान मिल जाता है। अच्छा। तो इससे हमारे निर्यात, एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना होती है, जो बीओपी के चालू खाते के लिए अच्छा है। लेकिन नुकसान भी तो होता होगा? हाँ, नुकसान यह है कि आयात, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। हमें बाहर से कच्चा तेल, मशीनें वगैरह मंगाने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। इसी विदेशी मुद्रा के लेन देन को लेकर कानून भी बदले हैं। पहले फेरा था, अब फीमा है। जी हाँ, पहले 1973 का एक कानून था, फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये काफी सख्त कानून था। सख्त मतलब? ये विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को एक तरह से क्रिमिनल अपराध मानता था। काफी डर था इसका। लेकिन 1991 के सुधारों के बाद जब अर्थव्यवस्था खुली तो जरूरत महसूस हुई कि कानून को बदला जाए। तो फीमा आया? हाँ, 1999 में फीमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब देखिए, नाम में ही फर्क है। रेगुलेशन, नियमन से मैनेजमेंट, प्रबंधन हो गया। हाँ, रेगुलेशन थोड़ा नेगेटिव लगता है। बिल्कुल। फीमा का नजरिया ज्यादा उदार है। ये नियमों के उल्लंघन को ज्यादातर सिविल मामला मानता है, क्रिमिनल नहीं। इसका मकसद लेन देन को रोकना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना है, आसान बनाना है। अच्छा, एक और चीज का जिक्र था स्रोतों में, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो खाते। ये क्या होते हैं? हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। जब एक बैंक का खाता किसी दूसरे देश के बैंक में होता है तो वो उसे नॉस्ट्रो खाता कहता है। नॉस्ट्रो मतलब हमारा अकाउंट विथ यू। अच्छा। और जिस विदेशी बैंक में वो खाता है, वो उसी खाते को वॉस्ट्रो खाता कहता है। वॉस्ट्रो मतलब आपका अकाउंट विद अस। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पेमेंट सेटलमेंट में मदद करते हैं। समझ गई। अच्छा, अब कुछ और आर्थिक कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं जो हमारे स्रोतों में थे, जैसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। ये क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है? एमपीसी, हाँ, ये अर्थशास्त्र की एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे कीन्स ने काफी महत्व दिया था। क्या बताती है ये? ये बताती है कि जब किसी व्यक्ति या परिवार की आमदनी बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई आमदनी का वो कितना हिस्सा खर्च, कंज्यूम कर देता है और कितना बचाता है। उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए आपकी आमदनी 100 रुपये बढ़ी और आपने उस 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर दिए और 20 रुपये बचा लिए, तो आपका एमपीसी हुआ 80-100 यानी 0.8। अच्छा, और ये 0 और 1 के बीच ही होता होगा? हाँ, ये 0 से 1 के बीच ही होता है। 0 का मतलब है कि बढ़ी हुई आमदनी से कुछ भी खर्च नहीं किया, सब बचा लिया। और 1 का मतलब है कि पूरी की पूरी बढ़ी हुई आमदनी खर्च कर दी। तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, ये क्यों जरूरी है जानना? इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, खासतौर पर जब हम सरकारी खर्च या निवेश के प्रभाव को देखते हैं। कैसे? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है व्यय गुणक या एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में जब कोई नया खर्च जैसे सरकारी निवेश होता है तो उससे कुल आमदनी में कितनी गुना बढ़ोतरी होती है। अच्छा। और इस गुणक का मान एमपीसी पर निर्भर करता है। गुणक का फॉर्मूला है 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी। हाँ, तो अगर एमपीसी 0.8 है, जैसा हमारे उदाहरण में था, तो गुणक क्या होगा? 1 0.8 इक्वल्स टू
1 - 0.2 = 5। 5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर 5 रुपए की आमदनी पैदा हो सकती है। जी। क्योंकि वो 1 रुपया पहले किसी की जेब में जाएगा, वो उसका 80% खर्च करेगा। वो पैसा किसी और की जेब में जाएगा, वो उसका 80% खर्च करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। वाव, ये तो कमाल है। हाँ, तो अगर लोगों का एमपीसी ज्यादा होता है, यानी वो अपनी बढ़ी हुई आमदनी का ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं, तो गुणक बड़ा होता है और सरकारी खर्च या निवेश का असर ज्यादा होता है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। और अगर एमपीसी कम हो, मतलब लोग ज्यादा बचाते हो, तो गुणक छोटा होगा और आर्थिक गतिविधियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी। इसीलिए गरीबी कम करना और लोगों की आय बढ़ाना सिर्फ सामाजिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे एमपीसी बढ़ सकता है और मांग पैदा हो सकती है। इसमें एक स्वायत्त व्यय, ऑटोनमस एक्सपेंडिचर की भी बात थी। हाँ, स्वायत्त व्यय वो खर्च होता है जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता, जैसे जीने के लिए न्यूनतम खर्च या सरकार का निवेश। उपभोग का एक फॉर्मूला होता है, C = A + CY। यहाँ C कुल उपभोग है, A स्वायत्त उपभोग है, C एमपीसी है और Y आय है। अच्छा, और बचत का क्या रिश्ता है इससे? बचत और उपभोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो हिस्सा खर्च नहीं होता वो बच जाता है। तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS = 1 - MPC। हमारे उदाहरण में MPS = 1 - 0.8 = 0.2 था, यानी 100 में से 20 रुपए बचाए। ठीक है। और ये गुणक को 1/1 MPS भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 1 - MPC ही तो MPS है। तो गुणक = 1 MPS भी होता है। बचत जितनी ज्यादा होगी, गुणक उतना ही छोटा होगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। और आय के चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन और लीकेज क्या है? हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये दिखाता है कि पैसा अर्थव्यवस्था में कैसे घूमता है। इंजेक्शंस वो चीजें हैं जो प्रवाह में पैसा डालती हैं, जैसे निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात। ये आर्थिक गतिविधि को बढ़ाते हैं। और लीकेज? लीकेज वो हैं जो प्रवाह से पैसा बाहर निकालते हैं, जैसे बचत, टैक्सेस और आयात। ये आर्थिक गतिविधि को धीमा करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के ठीक से चलने के लिए इनमें संतुलन चाहिए? हाँ, संतुलन जरूरी है। अगर इंजेक्शंस लीकेज से ज्यादा हैं तो अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा। अगर लीकेज इंजेक्शन से ज्यादा हैं तो संकुचन होगा। एक साधारण 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, सिर्फ परिवार और फर्म में, जहां न सरकार है न विदेश व्यापार, वहां संतुलन के लिए बचत और निवेश बराबर होने चाहिए। वाह, तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। भारत गरीबी को कैसे मापता है और ये परिभाषा कैसे विकसित हुई, सिर्फ कैलोरीज से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा और अब MPI के जरिए बहुआयामी नजरिए तक। जी हाँ। और फिर हमने देखा कि भारत दुनिया के साथ अपने वित्तीय लेन देन यानी BOP को कैसे मैनेज करता है। इसमें 1991 जैसे संकट भी देखे, तो रेमिटेंसेस जैसे मजबूत पहलू भी समझे, FDI, FPI, CAD, फॉरेक्स रिजर्व्स, काफी कुछ। और मेरे ख्याल से सबसे दिलचस्प बात ये उभर कर आई कि ये दोनों चीजें, देश के अंदर की गरीबी और देश का बाहरी दुनिया से रिश्ता, BOP, ये अलग अलग नहीं है। ये आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये बात तो है। कैसे जुड़ी हैं? देखिए, देश में गरीबी का स्तर क्या है, लोगों की आय कितनी है, ये उनके खर्च करने की क्षमता यानी MPC को तय करता है। MPC फिर कुल मांग और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है। वहीं दूसरी तरफ BOP की स्थिति, जैसे CAD कितना है, FDI आ रहा है या नहीं, ये रुपये की कीमत, एक्सचेंज रेट, देश में महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर डालता है। और इन सब का सीधा असर आम आदमी की जेब पर और गरीबी पर पड़ सकता है। सही कहा। इन्हें अलग थलग देखने के बजाय एक पूरी तस्वीर की तरह देखना जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ हेडलाइन देखने से काम नहीं चलता। इनके पीछे की कहानी, इनके आपसी रिश्ते को समझना पड़ता है। वाकई, दादा भाई नौरोजी के वो 16 रुपए सालाना के अनुमान से लेकर आज के MPI तक का सफर, और उधर 1991 के BOP संकट से जूझने से लेकर आज दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बनने तक, भारत की आर्थिक कहानी में वाकई कई परतें हैं, कई उतार चढ़ाव हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाती हूँ सोचने को। जी। हमने देखा कि गरीबी की परिभाषा कैसे विकसित हुई, रोटी कपड़े से आगे बढ़कर स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंची, फिर बहुआयामी हुई। तो आज के दौर में
21वीं सदी में खासकर भारत जैसी तेजी से बदलती और दुनिया से जुड़ती अर्थव्यवस्था में लोगों की असल भलाई, उनके कल्याण को सही मायने में समझने के लिए इस परिभाषा में अगला आयाम, अगला डायमेंशन क्या जोड़ा जा सकता है? अच्छा सवाल है। क्या वो डिजिटल डिवाइड को पाटना होगा, या पर्यावरण की गुणवत्ता होगी, या फिर मानसिक स्वास्थ्य, या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक कहानी के एक बहुत अहम हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं और औद्योगिक नीतियां, ये वो रास्ते थे जिन पर चलकर आप कह सकते हैं भारत ने अपनी आर्थिक मंजिल तय करने की कोशिश की। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर कुछ दस्तावेज और शोध हैं और हमारा मकसद है कि इनमें से सबसे ज़रूरी बातें निकालकर आपके सामने रखें। हम देखेंगे कि इन योजनाओं के पीछे क्या सोच थी, वक्त के साथ इनमें क्या बड़े बदलाव आए और हाँ, इनका नतीजा क्या रहा। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद भारत के सामने एक बड़ा सवाल था कि भाई अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए। रास्ता चुना गया योजना बनाकर चलने का, मतलब प्लान्ड डेवलपमेंट का। और ये जो पंचवर्षीय योजना का विचार है, ये असल में सोवियत संघ से प्रेरित था, जहां स्टालिन ने इसे 1928 में शुरू किया था। भारत में इसके लिए मार्च 1950 में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाया गया और इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते थे। अच्छा, तो ये योजना बनाने की सोच एकदम नई नहीं थी आज़ादी के वक्त? मतलब पहले से कुछ चल रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा आपने। आज़ादी से पहले भी इस पर काफ़ी विचार हुआ था। जैसे 1944-45 में कुछ बड़े उद्योगपतियों का बॉम्बे प्लान था, फिर गांधी जी के विचारों पर आधारित गांधीवादी योजना, वो भी 1944 की है। M.N. रॉय की जन योजना 1945 और 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना। तो ये सब दिखाता है कि आज़ादी से पहले ही देश के भविष्य के आर्थिक मॉडल पर काफी मंथन चल रहा था। समझ गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये 1951 में शुरू हुई। मैंने सुना है इसका मॉडल हैरोल्ड डोमो मॉडल पर आधारित था। ये क्या था और योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? हाँ, पहली योजना 1951-56 हैरोल्ड डोमो मॉडल पर आधारित थी। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये मॉडल इस बात पर जोर देता है कि विकास के लिए बचत यानी सेविंग्स और निवेश, इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। और उस वक्त भारत की करीब, अब मानिए 75% आबादी खेती पर निर्भर थी। इसलिए इस पहली योजना का सारा जोर कृषि, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर था। मकसद था देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और जो विभाजन का असर हुआ था उससे उभरना। और इसके लिए क्या बड़े कदम उठाए गए? मतलब जमीन पर क्या हुआ? कृषि और सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया गया। बड़े बड़े बांध बने, जैसे पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर। इनका मकसद सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों था। साथ ही टेक्नोलॉजी और शिक्षा के लिए 5 IITs की नींव भी इसी दौरान रखी गई। और जमीनी स्तर पर भी सुधार हुए, जैसे भूमि सुधार कानून लाने की कोशिश हुई और बेहतर बीजों का इस्तेमाल शुरू किया गया। और नतीजा? क्या ये योजना सफल रही? हाँ, पहली योजना काफी सफल मानी जाती है। विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, लेकिन हासिल हुई 3.6%। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इस सफलता ने, आप कह सकती हैं, आगे की योजनाओं के लिए एक उम्मीद जगाई। तो यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। पहली योजना कृषि पर, तो क्या दूसरी में भी यही रास्ता अपनाया गया या कुछ बदला? नहीं, यही एक बड़ा बदलाव आया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का फोकस कृषि से हटकर भारी उद्योगों, हेवी इंडस्ट्रीज और सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर पर चला गया। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर बुनियादी उद्योग मजबूत होंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ेगी। और इस बदलाव के पीछे कौन थे? इसका मॉडल किसने दिया? कोई खास वजह? इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर PC महालनोबिस को। वो एक मशहूर सांख्यिकीविद थे और उन्हें भारतीय योजना का मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। उन्होंने ही कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और सांख्य नाम की पत्रिका शुरू की थी। उन्हीं के जन्मदिन 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो उन्हीं के मॉडल पर यह दूसरी योजना आधारित थी, जिसमें तेजी से औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर था। अच्छा, तो इस औद्योगिकरण के लिए क्या किया गया और क्या इसी समय कोई औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी? बिल्कुल। इसी योजना के दौरान 3 बड़े स्टील प्लांट्स लगाए गए, राउरकेला ओडिशा में जर्मनी की मदद से, भिलाई तब मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की मदद से, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की मदद से। ये दिखाता है कि सरकार बड़े उद्योगों में सीधे निवेश कर रही थी। और हाँ, आपने सही पूछा, इसी समय 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति संकल्प इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956 भी आई। IPR 1956 ये महत्वपूर्ण था। बहुत महत्वपूर्ण। इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। इसने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा। अनुसूची ए में वो 17 उद्योग थे जो सिर्फ सरकार चला सकती थी, जैसे हथियार, परमाणु ऊर्जा, भारी मशीनरी वगैरह। अनुसूची बी में 12 उद्योग थे जिनमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों काम कर सकते थे, और बाकी सब अनुसूची सी में निजी क्षेत्र के लिए थे। इसने लाइसेंस राज को और मजबूत किया, मतलब उद्योग लगाने या बढ़ाने के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसी समय छोटे और मंझोले उद्योगों पर भी ध्यान देने की बात हुई, खासकर करवे समिति की सिफारिशों के बाद, ताकि गांव का विकास हो सके। मतलब सरकार का नियंत्रण काफी बढ़िया अर्थव्यवस्था पर। ये दूसरी योजना कैसी रही, सफल? कह सकते हैं मध्यम रूप से सफल रही। लक्ष्य 4.5% विकास दर का था और हासिल हुई 4.3%। औद्योगिकरण की नींव तो पड़ी, लेकिन शायद उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं आई। नेहरू जी ही प्रधानमंत्री थे इस दौरान भी। इसके बाद आई तीसरी योजना 1961 से 66 तक। इसका क्या लक्ष्य था और ये कैसी रही? तीसरी योजना का लक्ष्य बहुत बड़ा था। भारत को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट और स्व उत्पादक, सेल्फ जेनरेटिंग अर्थव्यवस्था बनाना। ये गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी, लेकिन ये योजना कई भारी मुश्किलों में फंस गई। बहुत कठिन समय था। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और इसी दौरान भयंकर सूखा भी पड़ा। हालत ये थी कि हमें अमेरिका से PL 480 समझौते के तहत गेहूं मंगवाना पड़ा। बाप रे, यानी काफी कठिन समय था। क्या इस दौरान कोई महत्वपूर्ण संस्थाएं भी बनी या सब रुक गया? नहीं, मुश्किलों के बावजूद कुछ अहम संस्थाओं की नींव रखी गई, जैसे अनाज खरीदने और बांटने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI बना 1965 में। फसलों की न्यूनतम कीमत तय करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP बना, वो भी 1965 में। उद्योगों को कर्ज देने के लिए IDBI बना 1965 में, और आम लोगों के निवेश के लिए UTI की शुरुआत हुई 1963 में। इस दौरान नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लेकिन इन सब संकटों की वजह से ये योजना बुरी तरह असफल रही। लक्ष्य 5.6% था, पर विकास दर सिर्फ 2.8% रही। इतनी बड़ी असफलता के बाद तो योजनाओं पर सवाल उठे होंगे, आगे क्या हुआ? बिल्कुल। तीसरी योजना की नाकामी, युद्ध और सूखे के कारण संसाधनों की भारी कमी हो गई थी, इसलिए अगली पंचवर्षीय योजना तुरंत शुरू नहीं की जा सकी। 1966 से 1969 तक 3 साल का योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे रहा। इस दौरान 3 अलग-अलग सालाना योजनाएं बनाई गईं, और इसी समय खेती पर फिर से ध्यान दिया गया और हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले चरण की शुरुआत हुई, जिसमें ज्यादा उपज देने वाले बीज, HYV सीड्स और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, योजना अवकाश के बाद फिर से पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हुआ। चौथी योजना? हाँ, चौथी योजना आई 1969 से 74 तक। इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। इस दौरान कुछ बड़े फैसले लिए गए। 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी दौरान 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना, और 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया। लेकिन इन सब घटनाओं और बढ़ती महंगाई के बीच ये योजना भी असफल रही। लक्ष्य 5.7% था, हासिल हुआ सिर्फ 3.3%। इसके बाद 5वीं योजना आई
1974 से 78 तक, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा बहुत मशहूर हुआ। सही कहा। 5वीं योजना का मुख्य फोकस गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर था। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें गरीबों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए। गांव में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs भी इसी समय बने। ये योजना थोड़ी बेहतर रही। लक्ष्य 4.4% था और प्राप्ति 4.8% हुई। लेकिन इसे 1978 में अपने कार्यकाल से 1 साल पहले ही आई नई जनता पार्टी सरकार ने खत्म कर दिया। अच्छा, जनता पार्टी सरकार ने फिर क्या किया? जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 5 वर्षीय योजना की जगह रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाई 1978 से 80 के लिए। इसका मतलब था कि हर साल योजना का मूल्यांकन होगा और जरूरत के हिसाब से अगले साल के लिए नई योजना बनेगी। इसमें रोजगार बढ़ाने पर ज्यादा जोर था, लेकिन खैर ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। और फिर इंदिरा गांधी की वापसी हुई। हाँ, 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई और छठी योजना शुरू की गई 1980 से 85 तक। इसमें राष्ट्रीय आय बढ़ाने, टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाने और गरीबी तथा बेरोजगारी कम करने पर जोर था। इसके लिए कई ग्रामीण विकास और रोजगार कार्यक्रम जैसे ट्राइसेम, IRDP, NREP शुरू किए गए। भूमिहीनों के लिए RLGP कार्यक्रम भी आया। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था 1982 में नाबार्ड की स्थापना। NABARD कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ा बैंक। ये योजना काफी सफल रही। लक्ष्य 5.2% था और प्राप्ति 5.7% हुई। इस दौर तक आते आते क्या योजनाओं के मूल लक्ष्यों में कोई बदलाव आया था या वही चल रहे थे? देखिए, मूल लक्ष्य मोटे तौर पर वही रहे: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। मतलब विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। आधुनिकीकरण में नई तकनीक के साथ साथ महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ाना भी शामिल था। समानता का मतलब था कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे। हाँ, किस लक्ष्य पर कब ज्यादा जोर देना है ये समय और जरूरत के हिसाब से बदलता रहा। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर 5 वर्षीय योजना एक लंबी अवधि की योजना, जिसे पर्सपेक्टिव प्लान कहते थे, उसका हिस्सा होती थी, आमतौर पर 20 साल की। अच्छा। छठी के बाद 7वीं योजना आई 1985 से 90, राजीव गांधी के समय में। इसका क्या फोकस था? 7वीं योजना का मुख्य नारा था भोजन, काम, उत्पादकता, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी। यानी अनाज उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के मौके पैदा करना और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी सुधारना। इसी दौरान 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। ये योजना भी बहुत सफल रही। लक्ष्य 5.0% था और हासिल हुआ 6.0%। लेकिन इसी दौर में एक शब्द बहुत चर्चा में आया, हिंदू विकास दर। ये क्या था? हाँ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में ये शब्द इस्तेमाल किया था, ये बताने के लिए कि 1960 से 1980 के दशक तक भारत की आर्थिक विकास दर बहुत धीमी, मतलब 3-4% के आसपास ही अटकी रही, जो उस समय दुनिया के हिसाब से काफी कम थी। इसके पीछे अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और जो संरक्षणवादी नीतियां थीं, उनको वजह माना जाता था। समझ गया। तो 7वीं योजना के बाद क्या हुआ? 8वीं योजना देर से शुरू हुई थी शायद। हाँ, बिल्कुल। 7वीं योजना 1990 में खत्म हुई, लेकिन उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। सरकारें तेजी से बदल रही थीं और इससे भी बड़ी बात, 1991 में भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में फंस गया। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। इस संकट के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। 1990-91 और 1991-92 को फिर से वार्षिक योजनाएं माना गया। और इसी संकट के बाद 1991 में वो बड़े आर्थिक सुधार हुए जिन्हें LPG सुधार कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल। इसी संकट से उभरने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने 1991 में बड़े आर्थिक सुधार लागू किए। उदारीकरण यानी नियमों में ढील देना, लाइसेंस राज खत्म करना, निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों में निजी हिस्सेदारी बढ़ाना या बेचना, और वैश्वीकरण यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना, व्यापार और निवेश आसान बनाना। इसने भारत की आर्थिक दिशा ही बदल दी। तो इन सुधारों के बाद जो 8वीं योजना आई 1992 से 97, वो काफी अलग रही होगी।
हाँ, 8वीं योजना इन सुधारों की छाया में शुरू हुई। अब योजना का स्वरूप आदेशात्मक डायरेक्टिव से संकेतात्मक इंडिकेटिव हो गया। मतलब सरकार अब सीधे सब कुछ नियंत्रित करने के बजाय नीतियां बनाकर बाजार को दिशा देने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम हुई, निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला और लाइसेंस राज लगभग खत्म हो गया। ये योजना जबरदस्त सफल रही। लक्ष्य 5.6% था और प्राप्ति 6.8% हुई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन क्या इस समय तक कृषि पर निर्भरता कम हुई थी? क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी। ये दिलचस्प बात है। 1990 तक भी भारत की करीब 65% आबादी खेती पर ही निर्भर थी। हालांकि जीडीपी में कृषि का हिस्सा 1950 में 50% से ज्यादा था, वो घटकर 1990 तक करीब 30-35% रह गया था। लेकिन लोगों की निर्भरता उतनी तेजी से कम नहीं हुई थी। ये एक चुनौती बनी रही। 8वीं योजना के बाद की योजनाओं के बारे में संक्षेप में बताएं। क्या फोकस रहा और क्या नतीजे? जरूर। 9वीं योजना 1997-2002 अटल बिहारी वाजपेयी के समय का लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। लक्ष्य 6.5% था, प्राप्ति 5.4% हुई। 10वीं योजना 2002 से 2007 वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह के समय में अगले 10 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने और गरीबी घटाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें बागवानी, नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन और सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया। लक्ष्य 8.0% था, प्राप्ति 7.6% हुई। 11वीं योजना 2007 से 2012 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में का फोकस तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर था। लक्ष्य 9% था, प्राप्ति 8% हुई। और आखिरी योजना 12वीं योजना, उसका क्या हुआ? 12वीं योजना 2012-17 का लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। लेकिन 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ने ले ली। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के तौर पर काम करता है, सलाह देता है, विजन डॉक्यूमेंट जारी करता है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाता। तो इस तरह पंचवर्षीय योजनाओं का युग समाप्त हो गया। हमने औद्योगिक नीति संकल्पों IPRs का जिक्र किया था 1956 के बाद। क्या उनमें भी बदलाव आए? हाँ, बिल्कुल आए। 1956 के बाद भी नीतियां आईं। 1977 में जनता पार्टी सरकार एक नई औद्योगिक नीति लाई, जिसमें छोटे उद्योगों, टाइनी यूनिट्स और विकेंद्रीकरण पर ज्यादा जोर था और बड़ी कंपनियों और विदेशी निवेश पर कुछ सख्ती की गई। फिर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे बदला और एकाधिकार रोकने के लिए MRTP एक्ट और विदेशी मुद्रा के लिए फेरा एक्ट जैसे कानूनों पर फोकस रहा। और फिर 1991 में सब कुछ बदल गया। हाँ, बिल्कुल। 1991 की नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, असल में LPG सुधारों का ही हिस्सा की। इसने लाइसेंस राज को चुनिंदा उद्योगों को छोड़कर बाकी सबके लिए खत्म कर दिया। विदेशी निवेश FDI के दरवाजे खोल दिए और सरकारी कंपनियों के विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी उनमें हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की। इसने भारतीय उद्योग का चेहरा ही बदल दिया। इससे पहले जो 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय, उसने उद्योगों का वर्गीकरण किया था और सामरिक उद्योगों को सरकार के एकाधिकार में रखा था। वहीं से लाइसेंस राज की शुरुआत हुई थी। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, पंचवर्षीय योजनाएं, औद्योगिक नीतियां, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है, एक सार? निचोड़ ये है कि भारत ने आजादी के बाद एक बहुत महत्वाकांक्षी रास्ता चुना, योजना बनाकर विकास करने का। शुरुआत कृषि से हुई, फिर भारी उद्योगों पर जोर गया। सरकार ने अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाई, जिसे लाइसेंस राज और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में देखा जा सकता है। इस दौरान सफलताएं भी मिली, लेकिन धीमी विकास दर, वो हिंदू विकास दर वाली बात, युद्ध और दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। गरीबी और आत्मनिर्भरता हमेशा मुख्य मुद्दे रहे। फिर 1991 में एक बड़ा मोड़ आया, जब भारत ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया, नियंत्रण कम किए और दुनिया के लिए दरवाजे खोले।
और अंत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली, जो योजना बनाने के तरीके में एक और बदलाव का प्रतीक है। पूरी यात्रा में विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता के लक्ष्य किसी न किसी रूप में मौजूद रहे, भले ही उन तक पहुंचने के रास्ते बदलते रहें। वाकई ये उतार चढ़ाव और बदलावों से भरी एक लंबी यात्रा रही है, जिसने आज के भारत की आर्थिक बुनियाद रखी है। बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल, और ये हमें आज के लिए एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और दुनिया बदल रही है, भविष्य के विकास के लिए योजना यानी प्लानिंग और बाजार की ताकतें मार्केट फोर्सेस के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए, खासकर जब हमें पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी और सबके लिए बराबरी, इक्विटी जैसे लक्ष्यों का भी ध्यान रखना है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें लगातार ढूंढते रहना होगा।